बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो प्यारे साथियों, आज काफ़ी टाइम के बाद एक दफ़ा फिर से आपकी खिदमत में नैना वॉइस हाजिर है इमरान सीरीज़ की एक बहुत ही ज़बरदस्त कहानी के साथ, जिसका नाम है एडवेंचर मिशन। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एडवेंचर मिशन का आगाज़ करते हैं। सुरख रंग की कार ट्रैफिक से पुर सड़क पर इस कदर खौफनाक रफ्तार से दौड़ रही थी कि जैसे वो कार की बजाय जेट जहाज़ हो और सड़क पर चलने वाली ट्रैफिक खुद ब खुद काय की तरह झटती चली जा रही थी। हर शख्स यूं हैरत और खौफ से इस बेपनाह रफ्तार से चलने वाली कार को देख रहा था, जैसे उन्हें यकीन ना आ रहा हो कि कोई कार इस कदर मसरूफ़ सड़क पर इस कदर खौफनाक रफ्तार से दौड़ने के बावजूद सही सलामत रह सकती है। कार का स्टीयरिंग जोसेफ के हाथों में था और वो उसे यूं घुमा रहा था जैसे वो स्टीयरिंग की गर्दिश को चेक कर रहा हो। स्टीयरिंग कार से भी ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से कभी बाएं तरफ घूम जाता और कभी दाएं तरफ। जोसेफ के चेहरे पर हल्के हल्के जोश के आसार नुमाया थे, जबकि साथ वाली सीट पर बैठे हुए जवाना ने बुरा सा मुंह बना रखा था। पिछली सीट पर लेटे हुए इमरान के हराटे कार में गूंज रहे थे। ये रफ्तार है जोसेफ, अभी तुम कार ड्राइविंग में कच्चे हो। इससे दुगनी रफ्तार से तो नाराग की सड़कों पर बच्चे कार चलाते रहते हैं, जवाना ने कहा। और जोसेफ ने होंठ बींच कर अपनी टांग का पूरा जोर एक्सीलेटर पर डाल दिया, लेकिन कार पहले ही अपनी इंतहाई रफ्तार से दौड़ रही थी, इसलिए उसकी रफ्तार में मज़ीद कोई इजाफा न हुआ। वाह, अब तो मिस्टर जवाना शायर होते जा रहे हैं, कच्चे और बच्चे। वाह, शानदार काफिया बंदी है। वैसे जोसेफ, तुम परेशान ना हो, नाराग के बच्चे नाराग की सड़कों पर कार चला ही नहीं सकते, उन्हें लाइसेंस ही नहीं दिया जाता। इमरान ने सीधे होकर बैठते हुए कहा। मैं सच कह रहा हूँ मास्टर, अब आप खुद देखिए, ये भी कोई रफ्तार है भला? मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं कबल अज़ मसीह के ज़माने में आ गया हूँ, जवाना ने मुस्कुराते हुए कहा। बस आप मुझे 12 सिलेंडर की कार लेकर दें फ़ौरन, फिर मैं जवाना को बताऊंगा कि कार कितनी रफ्तार से दौड़ती है। ये 4 सिलेंडर कार क्या दौड़ेगी? जोसेफ ने मुंह बनाते हुए कहा। ये कार रेसिंग आखिर हो किस खुशी में रही है? क्या अस्पताल में दवाएं मुफ्त मिलने लग गई हैं या कब्रिस्तानों का एरिया वसी हो गया है? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। ये जवाना कह रहा था कि तुम जंगल के रहने वाले कार चलाना क्या जानो, जोसेफ ने जवाब दिया। लेकिन ना ही कार की रफ्तार कम हुई, ना ही जोसेफ के हाथों में स्टीयरिंग का बिजली की सी तेज़ी से घूमना बंद हुआ। और तुम इस पर साबित कर रहे हो कि वाकई जंगल में कार इसी रफ्तार से चलती है? ये दारुल हुकूमत की सड़क है जनाब, जोसेफ दी ग्रेट साहब, इमरान ने हंसते हुए कहा। और जोसेफ ने कार की रफ्तार कम करनी शुरू कर दी। आपके हराटे ही बंद ना हो रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि चलो शायद तेज़ रफ्तारी की वजह से हराटों की आवाज़ें दब जाएं, जवाने ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं 12 सिलेंडर की कार की फुल रफ्तार से भी ज़्यादा ऊंची आवाज़ में हराटे ले सकता हूँ। मेरे हराटे नॉर्मल अंदाज में 50 सिलेंडर की कार के बराबर होते हैं, इसलिए तुम मेरे हराटों की फिक्र ना करो और जोसेफ को कार आहिस्ता चलाने दो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और दोबारा सर उठाकर आंखें बंद कर ली। कार की रफ्तार अब हाथ से कम हो चुकी थी और उसके साथ साथ स्टीयरिंग के घूमने की रफ्तार में भी नुमाया कमी आ गई थी, लेकिन इसके बावजूद कार की रफ्तार दूसरी कारों से तकरीबन दुगनी तो ज़रूर होगी। और फिर अचानक एक साइड से सायरन बजाते हुए ट्रैफिक सार्जेंट की कार निकली और तेज़ी से जोसेफ की कार के पीछे चलने लगी। अरे, ये मुझसे ऊंचे हराटे लेने वाला कौन पैदा हो गया? इमरान ने अपनी पुश पर तेज सायरन की आवाज़ सुनकर आंखें खोलते हुए कहा। ये ट्रैफिक सायरन है, वो शायद हमें रोकना चाहते हैं, क्या हुक्म है? जोसेफ ने होंठ बींचते हुए कहा। रुक ही जाओ तो बेहतर है, वरना मैंने सुना है कि फरार होने वाली कारों को पकड़ने के लिए ट्रैफिक वालों ने जेट जहाज़ खरीद लिए हैं, इमरान ने कहा। और जोसेफ ने साइड पर आने का इशारा देकर कार की रफ्तार मजीद आहिस्ता कर दी। मैं तो सो रहा हूँ, कम बहुत बड़ी नींद आ रही है, इमरान ने कहा और दोबारा सीट से सर टिकाकर आंखें बंद कर ली। और एक बार फिर इसके हराटे इस तरह गूंजने लगे जैसे इमरान ने अपने हलक में हराटे लेने की मशीन नस कर रखी हो कि बस बटन ऑन किया हुआ और हराटे शुरू हो गए। जोसेफ ने कार सड़क पर रोकी तो ट्रैफिक कार उससे आगे आकर तिरछी होकर रुक गई और कार में से एक ट्रैफिक सार्जेंट बड़े वसीले अंदाज में निकलकर जोसेफ की तरफ बढ़ा। मिस्टर, तुम पागल तो नहीं हो? कहाँ हैं तुम्हारे कागज़? सार्जेंट ने भड़कते हुए लहजे में कहा। तमीज़ से बात करो सार्जेंट, तुमने जोसेफ दी ग्रेट को पागल कहने की जुर्रत कैसे की? जोसेफ ने दहाड़ते हुए लहजे में कहा। शट अप, एक तो पागलों की तरह फुल रफ्तार से कार चलाते हो, ऊपर से आंखें निकालते हो। कहाँ है कागज़? निकालो और सुनो, तुम अपने आप को हिरासत में समझो। और ये कौन सो रहा है? सार्जेंट ने पहले से ज़्यादा वसीले लहजे में कहा। वाह, इसे कहते हैं लो आप अपने दाम में सयाद आ गया। सार्जेंट साहब, मेरा सोना ही साबित कर रहा है कि कार नॉर्मल स्पीड पर चल रही है। फुल रफ्तार में दौड़ने वाली कार में सोने वाले दोबारा आंखें नहीं खोल सकते। क्या ख्याल है? चलो जोसेफ, मसला ही हल हो गया, बाय बाय, इमरान ने आंखें खोलकर मुस्कुराते हुए कहा और साथ ही उसने खिड़की से हाथ निकालकर इस तरह लहराना शुरू कर दिया जैसे अलविदा कह रहा हो। कागजात निकालो और सुनो, तुम दोनों भी कार से उतर जाओ, ये कार भी अब ट्रैफिक ऑफिस जाएगी, मैं उसे जब्त करने की सिफारिश करूंगा, जल्दी निकालो कागज़।
साजिद ने पहले से भी ज़्यादा गुस्सीले लहजे में कहा, अच्छा ठीक है ले जाओ कार। वैसे भी ये कार किसी न किसी पुलिस वाले ने बरामद करनी थी। चलो सादा पुलिस ना सही, ट्रैफिक पुलिस ही सही। इमरान ने कहा और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। क्या मतलब, क्या ये कार चोरी की है? ये बात है, खबरदार। साजिद ने उछलकर होल्स्टर से रिवाल्वर निकालते हुए कहा। उसके चेहरे पर अब गुस्से की बजाय भरपूर जोश के आसार उभर आए थे, जैसे उसने बहुत बड़े मुजरिम पकड़ लिए हों। अरे अरे, जब मैं खुद ही बाहर आ गया हूँ तो फिर इस रिवाल्वर को बाहर निकालने की क्या ज़रूरत थी? भाई तुमने कार ले जानी है ले जाओ, हम पैदल चल लेंगे, कौन सा दूर जाना है। बस प्राइम मिनिस्टर हाउस तो नज़दीक ही है, अलबत्ता प्राइम मिनिस्टर को इंतज़ार करना पड़ेगा तो करते हैं। आखिर ट्रैफिक सार्जेंट किसी वज़ीर आज़म से कम तो नहीं। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मतलब, क्या आप प्राइम मिनिस्टर से मिलने जा रहे हैं? ट्रैफिक सार्जेंट ने प्राइम मिनिस्टर हाउस और प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात का हवाला बम बनकर गिरा था। उसका फूला हुआ सीना पिचक गया और रिवाल्वर बरदार तना हुआ हाथ जकला ढीला पड़ गया। ना सिर्फ मिलने जा रहे हैं बल्कि उनका हुक्म था कि हम पूरी रफ्तार से कार चलाते हुए आए। कोई टॉप इमरजेंसी का मसला था जिसमें एक लम्हे की देर से भी मुल्क की सलामती को नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन बहरहाल आप ट्रैफिक के मालिक हैं, ले जाइए कार, हम पैदल चल पड़ेंगे। अब मुल्क की सलामती को खतरा है तो होता रहे, आखिरकार सरकारी आदमियों के हुक्म की तामील भी तो लाजमी है। इमरान ने मुँह बनाते हुए कहा, अरे अरे वेरी सॉरी। अरे आपने पहले क्यों नहीं बताया? आप जाइए, बेशक इससे ज़्यादा तेज़ रफ्तार से जाइए। आई एम सॉरी। ट्रैफिक सार्जेंट ने पूरी तरह बौखला गया और दूसरे लम्हे वो फुल स्पीड से दौड़ती हुई कार से भी ज़्यादा रफ्तार से दौड़ता हुआ अपनी कार में बैठा और दूसरे लम्हे उसकी कार जोसेफ की कार की रफ्तार से भी ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से सड़क पर दौड़ती हुई आगे बढ़ गई। अरे अरे, कार को ना ले जाओ, जोसेफ को तो ले जाओ, चलो कुछ रोज़ तो शराब की बचत होगी। अरे, इमरान ने कहा, लेकिन ट्रैफिक सार्जेंट ने जवाब देना तो एक तरफ मुड़कर भी ना देखा। चल भाई जोसेफ, तुम्हें तो अब ट्रैफिक वाले भाई कबूल नहीं करते। इमरान ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा और दोबारा कार में सवार हो गया और जोसेफ ने झटके से कार आगे बढ़ा दी। बॉस जाना कहाँ पर है? जोसेफ ने संजीदा लहजे में पूछा। अरे बाकी ये तो हमने सोचा ही नहीं। वो बेचारा ट्रैफिक सार्जेंट तो प्राइम मिनिस्टर हाउस का नाम सुनकर ही भाग खड़ा हुआ, वरना उसी से पूछ लेते। अच्छा चलो प्राइम मिनिस्टर हाउस ही चलो, इमरान ने कहा। प्राइम मिनिस्टर हाउस? लेकिन वहाँ जाकर क्या करेंगे? जोसेफ ने हैरत भरे अंदाज में पूछा। मैं तुम्हारी शराब का कोटा बढ़ाने की दरखास्त देना चाहता हूँ, इमरान ने कहा। अरे फिर ठीक है, मैं भी काफ़ी अरसे से सोच रहा था कि आपसे कोटा बढ़ाने का कहूँ। हम हाँ, अलमारी का ताला जाली चाबी से खोलना पड़ता है, जोसेफ ने कहा। अरे अरे, क्या मतलब? क्या तुमने अलमारी की जाली चाबी बना रखी है? इमरान ने बुरी तरह चौंकते हुए कहा। तो और क्या करूं बॉस, ताला खुले बगैर शराब नहीं निकाल सकता, और शराब ना निकालूं तो पी नहीं सकता, और पीऊँ ना तो सरूर नहीं आता, और सरूर ना आए तो जोसेफ दी ग्रेट नहीं रहता, और जोसेफ दी ग्रेट ना रहे तो। जोसेफ ने इमरान के ही अंदाज में बोलना शुरू कर दिया। बस काफ़ी है, इतना ही सबक काफ़ी है, अब थोड़ा सा सबक जवाना को भी सुना दो, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा और जोसेफ मुस्कुराकर खामोश हो गया। मास्टर, मैंने आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, जवाना ने जवाब जो अब तक खामोश बैठा था संजीदा लहजे में बोल पड़ा। बात करने की क्या ज़रूरत है, तुम भी चाबी बनवा लो, इमरान ने कहा और जवाना बेएहतियात हंस पड़ा। बॉस क्या वाकई प्राइम मिनिस्टर हाउस में काम है? वो करीब आ गया। जोसेफ ने बात काटते हुए कहा, अगर तुमने ट्रैफिक सार्जेंट की रिपोर्ट करनी हो तो चले चलते हैं, वरना मुझे तो प्राइम मिनिस्टर साहब जानते ही नहीं, इमरान ने जवाब दिया। तो फिर कहाँ चलना है? जोसेफ ने मुंह बनाते हुए कहा। इमरान उन्हें राना हाउस से कार में लेकर चल पड़ा। उसने ना ही उन्हें कुछ बताया ना ही उन्होंने कुछ पूछा। तुम कार चलाते जाओ, आखिर कहीं तो पेट्रोल खत्म होगा ही, वहीं बैठकर मल्हार गाएंगे। सुना है मल्हार गाने से बारिश होती है। अब खुदा तो हर चीज़ पर कादिर है। पुराने ज़माने में लोगों को पानी की ज़रूरत होती थी, इसलिए मल्हार गाने से पानी की बारिश होती थी। अब पानी तो मिल जाता है, पेट्रोल नहीं मिलता, इसलिए हो सकता है पेट्रोल की बारिश शुरू हो जाए, इमरान ने कहा। और जोसेफ समझ गया कि इमरान की कोई मंजिल ही नहीं, बस वैसे ही वो घूमने फिरने निकल आया है। बॉस मेरी बात तो बीच में ही रह गई, जवाना ने कहा। रह गई तो रह जाने दो, वैसे मुझे मालूम है तुम वापस एक्रीमिया जाना चाहते हो, बीवी बच्चे याद आ रहे होंगे, इमरान ने कहा। और जवाना बेएहतियात खिलखिला कर हंस पड़ा। बीवी बच्चे और मेरे जैसे आदमी के? मैं ऐसे झंझटों में पड़ने वाला नहीं, और मुझे एक्रीमिया जाने की भी ख्वाहिश नहीं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मैं राना हाउस में बेकार बैठे बैठे तंग आ गया हूँ, जवाना ने कहा। तो पाजामा उधेड़ कर सीना शुरू कर दो, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, इमरान ने सादा लहजे में जवाब देते हुए कहा। पाजामा क्या मतलब? जवाना शायद ये लफ्ज़ पहली बार सुन रहा था। पाजामे का मतलब पाजामा ही होता। अब देखो कल तुम पहाना का मतलब पूछने बैठ जाओ तो मैं क्या बता सकता हूँ, इमरान ने कहा। जवाना एक बार फिर हंस पड़ा। अच्छा मैं समझ गया, यानी लैट्रीन। जवाना ने इस तरह कहा जैसे वाकई पाजामा का मतलब यही हो। पाजामा यहाँ पतलून को कहते हैं, जोसेफ ने उसे समझाते हुए कहा। पतलून को? अरे लेकिन पहले तो तुमने खुद ही लैट्रीन बताया था। वो पहाने को कहते हैं, पाजामे को नहीं, जोसेफ ने इस अंदाज में कहा जैसे उस्ताद कुंद जहन बच्चे को समझाते समझाते तंग आ गया हो। वाह, ये अच्छा उस्ताद मिला है जवाना को, इमरान ने हंसते हुए कहा। बॉस मैं मार्शल आर्ट स्कूल खोलना चाहता हूँ,
जवाना ने मुड़कर कहा, मार्शल आर्ट का स्कूल? अरे लेकिन तुम्हारी तो उम्र ज़्यादा है। इमरान ने हैरत भरे अंदाज में कहा, उम्र ज़्यादा है का क्या मतलब? जवाना ने चौंक कर कहा, यार मतलब तो तुम अपने उस्ताद जोसेफ से पूछना, मुझे तो इतना मालूम है कि फ़ौज में छोटी उम्र को भर्ती किया जाता है। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, फ़ौज में? लेकिन मुझे क्या ज़रूरत है फ़ौज में भर्ती होने को? जवाना ने हैरत भरे अंदाज में कहा, तो फिर मार्शल कैसे बनोगे? वो क्या कहते हैं फील्ड मार्शल? इमरान ने कहा और जवाना बेएहतियात हंस पड़ा। मैं उस फौज वाले मार्शल की बात नहीं कर रहा, मार्शल आर्ट की बात कर रहा हूँ। बॉस मैं कहाँ जजील की तरफ जा रहा हूँ? अचानक जोसेफ ने एक चौक से कार मोड़ते हुए पूछा, लेकिन वो तो खुश्क हो चुकी है, इसमें चिल्लू भर पानी कैसे मिलेगा? इमरान ने कहा और इस बार जोसेफ हंस पड़ा। वो इमरान के साथ रहते रहते अब मुहावरों को समझने लग गया था। आपने बताया नहीं कैसा आइडिया है? कम अज़ कम हाथ पैर चलाने का मौका तो मिल ही जाएगा। जवाना अपनी बात पर अड़ा हुआ था। सुनो जवाना, यहाँ के लोगों की सेहतें हासी कमज़ोर हैं। ऐसा ना हो कि स्कूल के पहले ही दिन टूटी हुई हड्डियों का ढेर लगा पड़ा हो। मेरे पास तो ज़माने देने की रकम नहीं, मुकदमा लड़ना तो कजा रहा। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, तो फिर आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? जोसेफ ने शराब पीने में मसरूफ़ रहता है और मैं क्या करूं? मैं वाकई इस बेकारी से तंग आ गया हूं। जवाना ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, ये वाकई सोचने की बात है। अच्छा ठीक है, वादा रहा, फुर्सत मिलते ही तुम्हारे मसलों पर सोचूंगा। इमरान ने कहा, आपको फुर्सत मिलेगी तो ना? जवाना ने हंसते हुए कहा, अब मुसीबत यह है कि तुम पर मेरा मेकअप नहीं हो सकता, वरना तुम्हें इमरान बनाकर मैं 2-4 माह इत्मीनान से टांग पर टांग चढ़ाकर राना हाउस में अखबारी रसाले पड़ता। अब तो यही सोचता हूँ कि तुम जोसेफ की जगह शराब पीनी शुरू कर दो और जोसेफ तुम्हारी जगह पाजामा, मेरा मतलब है पतलून, और उधेड़ उधेड़ कर सीना शुरू कर दे। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, मास्टर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं यहाँ 1 माह ज़ेरे ज़मीन तंजीम बना लूँ? आप तो बैनुल अक़वामी मुजरिमों से लड़ते रहते हैं, मैं मुल्की मुजरिमों की हड्डियाँ तोड़ता रहूँगा। जवाना ने एक और तजवीज़ पेश करते हुए कहा, अरे अरे ऐसा ना करना, तुम तो मेरी रोज़ी रोटी पर लात मारना चाहते हो। इमरान ने कहा, आपकी रोज़ी पर क्या मतलब? जवाना ने हैरान होकर कहा, जब यहाँ मुजरिम ही ना रहेंगे तो सुपर फयाज को कौन रकमें देगा? और जब सुपर फयाज को रकमें नहीं मिलेंगी तो मेरा बावर्ची खाना कौन चलाएगा? और वैसे भी तुम दोनों ने पहले तंजीम बनाई थी, नतीजा क्या निकला कि पहले ही दिन हस्पताल में हड्डियों का वार्ड फुल हो गया। इमरान ने जवाब दिया और जवाना होंठ भींच कर खामोश हो गया। फिर ठीक है बॉस, मैं वापस एक्रीमिया चला जाता हूँ। जवाना ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा, अगर जोसेफ को भी साथ ले जाओ तो हवाई जहाज़ का किराया मेरे ज़िम्मे। इमरान ने कहा, लेकिन दूसरे लम्हे कार को एक ज़ोरदार झटका लगा और इमरान ने बड़ी मुश्किल से अपना चेहरा आगे वाली सीट से टकराने से बचाया। क्या हो गया है? क्या पहिए के नीचे छिपकली आ गई है? इमरान ने उसीलिए लहजे में कहा क्योंकि ये झटका कार के अचानक रुकने का था। जोसेफ ने यकलहत पूरी कुव्वत से ब्रेक लगा रखी थी। बॉस खुदा हाफिज़, मैं झील में डूबने जा रहा हूँ। अगर जोसेफ अब्बास पर बोझ बोझ बन गया है तो फिर उसे मर जाना चाहिए। जोसेफ ने कार का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरते हुए कहा, लेकिन झील के सरकंडों में तो आजकल माकाशी चील ने अंडे दे रखे हैं। तुम्हारे झील में कूदने से उन पर छींटे पड़ जाएंगे और माकाशी चील के अंडों पर पानी पड़ जाए तो राम का देवता नाराज़ हो जाता है। इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा, बॉस फॉर गॉड सेक बॉस, राम का देवता को नाराज़ तो नहीं होना चाहिए, और राम का देवता नाराज़ हो जाए तो जलजले आते हैं, खौफनाक तूफान फट पड़ते हैं, चमकती हुई बिजलियां कड़कड़ाती हैं। अरे मास्टर, राम का देवता खौफनाक तबाही लाती है। मास्टर प्लीज़ उसे मत नाराज़ होने दो। बाहर निकलते हुए जोसेफ ने खौफ से बुरी तरह कांपते हुए लहजे में कहा, क्या ख्याल है जवाना? नाराज़ होने दो राम का देवता को। इमरान ने जवाना से मुहातिब होकर कहा और जवाना खिलखिलाकर हंस पड़ा। मुझे हैरत होती है जोसेफ के मुंह से ऐसी बातें सुनकर। जवाना ने सर हिलाते हुए कहा, बॉस प्लीज़, जवाना नहीं जानता राम का देवता की नाराज़गी को। जोसेफ ने खौफजदा लहजे में कहा, चलो ठीक है, तुम झील में ना कूदो, मैं राम का देवता को नाराज़ ना होने दूंगा। इमरान ने कहा, मैं नहीं कूदूंगा बॉस, वादा रहा। जोसेफ ने कदरे मुतमईन अंदाज में कहा और उसने कार को एक बार फिर आगे बढ़ा दिया। अरे ये क्या? अचानक जवाना ने एक तरफ देखते हुए कहा और इमरान भी चौंक पड़ा। झील की तरफ जाने वाली सड़क के किनारे से ज़रा हटकर एक पुरानी से मकान से आग के शोले आसमान तक बुलंद हो रहे थे। पूरा मकान इस तरह धड़ाधड़ जल रहा था जैसे वो ईंटों की बजाय सरकंडों का बना हुआ हो। अरे जोसेफ, कार इधर मोड़ो, शायद इस आग में कोई फंसा हुआ हो। इमरान ने तेज़ लहजे में कहा और जोसेफ ने तेज़ी से कार उधर मोड़ ली और फिर उसने मकान के करीब जाकर ब्रेक लगाई ही थी कि इमरान दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला और तेज़ी से दौड़ता हुआ उस मकान की तरफ बढ़ गया। जोसेफ और जवाना भी कार से निकलकर उसके पीछे दौड़ते हुए आती हुई चीखों की आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ निस्वानी थी और इमरान यकलहत बिजली की सी तेज़ी से उछला और दूसरे लम्हे आग की दीवार में इस तरह घुसता चला गया जैसे वो आग के बजाय किसी बाग में दौड़ता हुआ जा रहा हो।
जोसेफ और जवाना दोनों होंठ भींचे हुए वहीं रुक गए। चंद लम्हों बाद इमरान आग के शोलों से नमूदार हुआ और उसने अपने कंधे पर किसी औरत को लाद रखा था। बाहर आकर उसे कंधे पर लदी हुई औरत को, जो आग का शोला सा बनी हुई थी, नीचे घास पर फेंका और वो तेजी से करवटें बदलने लगा। उसके कपड़ों को भी आग लगी हुई थी। जोसेफ और जवाना ने झपट कर उस औरत के कपड़ों को लगी हुई आग को बुझाना शुरू कर दिया। औरत बेहोश भी थी और उसके हाथ और पैर रस्सियों से बंधे हुए थे। आग बुझते ही इमरान उठ खड़ा हुआ। उसके कपड़े जगह जगह से जल गए थे, बालों के सिरे भी जल गए थे, लेकिन वैसे वो ठीक ठाक था। इसको खोलो जवाना, मैं आ रहा हूँ, इमरान ने उठते हुए कहा और एक बार फिर दौड़ता हुआ आग के उस समंदर में कूद गया। थोड़ी देर बाद जब वो दोबारा आग के समंदर से निकला तो उसे एक कंधे पर एक आदमी लदा हुआ था। पहले की तरह इस बार भी इमरान ने उस आदमी को घास पर फेंका और खुद तेजी से करवटें लेकर अपने कपड़ों को लगी हुई आग बुझाई, जबकि जोसेफ उस आदमी पर झिपट पड़ा। ये आदमी बूढ़ा था, उसके सीने में गोली लगी हुई थी, लेकिन बहरहाल उसका सांस आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। जोसेफ, जल्दी से कार से इमरजेंसी एड बॉक्स लाओ, जल्दी करो। और जवाना, तुम देखो कहीं करीब से पानी मिल जाए। इमरान ने बूढ़े पर झुकते हुए चीखकर जोसेफ और जवाना से कहा, पानी डिग्गी में है। जवाना ने कहा और वो कार की डिग्गी की तरफ भाग पड़ा, जबकि जोसेफ पिछली सीट की तरफ बढ़ रहा था। फिर जोसेफ ने पिछली सीट के नीचे मौजूद इमरजेंसी एड बॉक्स जवाना को पकड़ाया और वो चाबी से डिग्गी खोलने में मसरूफ हो गया। डिग्गी में वाकई पानी से भरा हुआ एक टन मौजूद था। जवाना की आदत थी कि वो पानी से भरा हुआ टिन लाजमन कार की डिग्गी में रखता था। ये आदत उसे अकीमा से पड़ी थी, क्योंकि वहाँ हाईवे पर दूर दूर तक पानी दस्तियाब ना होता और अक्सर कार के गर्म होने की सूरत में उसमें पानी डालना पड़ता था। इसलिए वहाँ तवील सफ़र करने वाले पानी के टिन डिग्गी में रखकर चलते थे। इमरान ने बैग खोलकर उसमें मौजूद एक इंजेक्शन उस बूढ़े को लगाया। फिर टिन से पानी निकाल कर उसने बैग में से एक बारीक सा निश्तर निकाल कर धोया और उसके बाद वो निश्तर लेकर बूढ़े के सीने पर झुक गया। चंद लम्हों बाद वो जख्म में से छोटी सी गोली बाहर निकाल लेने में कामयाब हो गया। उसने गोली एक तरफ रखी और फिर बूढ़े के जख्म को धोकर उसकी ड्रेसिंग में मसरूफ हो गया। उसके हाथ किसी माहिर सर्जन की तरह काम कर रहे थे। जख्म की ड्रेसिंग करने के बाद उसने बैग से एक और इंजेक्शन निकालकर बूढ़े को लगाया और उसकी नब्ज चेक करने लगा। अब यह खतरे से बाहर आ गया। इमरान ने एक तवील सांस लेकर उठते हुए कहा। फिर उसने एक तरफ पड़ी हुई खून में लथड़ी गोली उठाई और उसे पानी से साफ करके गौर से देखने लगा। उसे लम्हे लड़की की कराह सुनाई थी, वो होश में आ रही थी। इमरान ने गोली जेब में डाली और उस तरफ मुतवज्जा हो गया। पापा पापा, लड़की ने यकलखत आंखें खोलते हुए चीख कर कहा, तुम्हारे पापा अब ठीक हैं? इमरान ने मुस्कुरा कर कहा और लड़की बेएहतियात उछलकर खड़ी हो गई। वो हैरत से इमरान, जोसेफ और जवाना को देख रही थी। फिर जैसे ही उसकी नज़रें बूढ़े पर पड़ी, वो दौड़कर उस पर झुक गई। अरे पापा, तुम्हारे पापा अब खतरे से बाहर है, मैंने उसका ऑपरेशन कर दिया है, लेकिन बहरहाल उसे अस्पताल तो ले जाना ही होगा। इमरान ने आगे बढ़कर लड़की के बाजू को पकड़कर बूढ़े से अलहदा करते हुए कहा, अरे तो तुमने बचाया है इन्हें। हाँ, तुम्हारे कपड़े जले हैं। अरे तुम हमारे मोहसिन हो, शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। लड़की ने चौंक कर कहा। दूसरे लम्हे वो यूं उछलकर इमरान के गले से लिपट गई जैसे मासूम बच्ची अपने बाप के गले से लिपटती है। अरे अरे, क्या कर रही हो? अरे नामहरम, अरे। इमरान ने बुरी तरह से बौखलाते हुए उसे ज़बरदस्ती अपने गले से अलहदा करते हुए कहा, तुम शुक्रिया अदा नहीं करने देते। अरे पापा। लड़की अलहदा होते ही छोटे बच्चियों की तरह ज़मीन पर अकड़ों बैठ गई और इस बुरी तरह से रोना शुरू कर दिया कि उसकी हिचकियाँ बंद गई। जवाना, इस पापा को उठाकर कार में डालो, इमरान ने जवाना से मुहातिब होकर कहा। अरे नहीं नहीं, तुम हाथ मत लगाओ। अरे नहीं, लड़की ने यकलखत चौंकते हुए कहा। फिर उठकर तेजी से बूढ़े की तरफ बढ़ी। दूसरे लम्हे इमरान की भी आंखें हैरत से फैलती चली गई। लड़की ने हाथ से जसीम बूढ़े को दोनों हाथों पर इस तरह उठा लिया जैसे वो बूढ़ा गोश्त पोस्ट की बजाय कागज़ का बना हुआ हो। तुम बॉडी बिल्डिंग में मिस वाल्टर तो नहीं हो? इमरान ने चौंक कर कहा। चलो चलो अस्पताल चलो, बातें मत करो, लड़की ने गुस्सीले लहजे में कहा। और फिर जोसेफ के दरवाज़ा खोलने पर उसने बेहोश बूढ़े को कार की पिछली सीट पर लिटा दिया और खुद साथ बैठने लगी। अरे तुम कहाँ जा रही हो? तुमने तो मेरे साथ थाने जाना है, पुलिस में रिपोर्ट होगी। इमरान ने उसे बाजू से पकड़कर अपनी जानिब खींचते हुए कहा। नहीं नहीं, पुलिस में कोई रिपोर्ट नहीं होती, लड़की ने बौखलाए हुए अंदाज में कहा और एक ज़ोरदार झटके से इमरान के हाथ से बाजू छुड़ाकर कार के पिछले दरवाजे से गुजरकर सीट पर बैठ गई। मैं फिर यहीं रुकता हूँ, तुम उन्हें अस्पताल छोड़कर वापस आ जाओ, इमरान ने बुरा मुंह बनाते हुए कहा। तुम अकेले यहाँ रुकोगे? नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ रुकूंगी। तुम्हें अकेले में डर लग गया तो? लड़की ने इमरान की बात अनसुनी करते हुए कहा। फिर वो जितनी तेज़ी से कार में बैठती थी उतनी ही तेज़ी से बाहर आ गई। जवाना, तुम बूढ़े का ख्याल रखो। जोसेफ, तुम इसे अस्पताल छोड़ाओ, मैं इस दौरान ज़रा अपने बॉडीगार्ड से कुछ दो बातें ही कर लूँगा। इमरान ने बॉडीगार्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए मानी हेज़ नज़रों से लड़की की तरफ देखते हुए कहा। लेकिन लड़की अब धड़ाधड़ जलते हुए मकान की तरफ मुतवज्जा थी। उसने इमरान की बात का जवाब ही नहीं दिया। उसका अंदाज़ ऐसा था जैसे उसने इमरान की बात सुनी ही ना हो। बड़ा खूबसूरत नज़ारा है। मेरी बचपन से ये ख्वाहिश थी मैं फायर ब्रिगेडियर में मुलाजमत करूं ताकि आग लगने के बाद इस खूबसूरत नज़ारे तो नज़र आते हैं, लेकिन नानी अम्मा आग से डरती थी, इसलिए उन्होंने मुझे मना कर दिया। और तुम हो के
और तुम जानती हो कि मैं नानी अम्मा का लाडला था, इमरान ने कहा। खामोश रहो, तुम ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हो, लड़की ने बड़े उसीले अंदाज में इमरान को झाड़ते हुए कहा, लेकिन उसने अपना चेहरा बदस्तूर मकान की तरफ ही रखा था। जोसेफ और जोआना उस बूढ़े को अस्पताल ले गए थे, लेकिन उसने एक बार भी मुड़कर ना देखा। उसका अंदाज ऐसा था जैसे उसे अब बूढ़े से कोई दिलचस्पी ही ना रह गई हो। मैं उनसे इंतकाम लूँगी, ऐसा इंतकाम कि उनकी रूहें भी उसे मुद्दतों रोती बिलबिलाती रहेंगी। मेरा नाम मार्सिला है, मार्सिला। उसने मुझ पर हाथ डालकर अपनी मौत को आवाज़ दी है, लड़की ने लाशौरी अंदाज में बड़बड़ाते हुए कहा। मैंने तो नहीं सुनी आवाज़, क्या वाकई आवाज़ वही है? इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। वो पापा, पापा कहाँ हैं? लड़की जिसका नाम मार्सिला था यकलह चौंक कर पलटी और दूसरे लम्हे उस तरफ को दौड़ने लगी जहां पहले कार खड़ी थी। तुम्हारा ओ पापा अस्पताल पहुंच गया होगा, इमरान ने कहा। उसकी नज़रों में अब लड़की के लिए हासिल दिलचस्पी के आसार थे। वो लड़की की जहनी कैफियत का बागौर मुतालिया कर रहा था। अस्पताल? ओह अच्छा, ठीक है, तुमने भेजा है उसे अस्पताल में, तुम्हारा शुक्रिया। लड़की ने सर हिलाते हुए कहा और एक बार फिर इमरान के गले से लिपटने के लिए वो दौड़ पड़ी, लेकिन दूसरे लम्हे वो बुरी तरह चीखती हुई नीचे गिरी। इमरान ने अपनी तरफ दौड़कर आते हुए मार्सिला को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और मार्सिला थप्पड़ खाकर चीखती हुई नीचे गिरी। तुमने मुझे थप्पड़ मारा? मार्सिला को, यानी मुझे? मार्सिला ने गाल पर हाथ रखकर उठते हुए बड़े खौफनाक लहजे में कहा। मैंने पहले भी कहा कि नामहरमों से गले नहीं मिलते। नानी अम्मा ने कहा है कि जो नामहरमों से गले मिले उसे थप्पड़ मारने चाहिए, और तुम जानती हो मैं नानी अम्मा का बड़ा लाडला हूँ, इमरान ने स्पार्ट लहजे में जवाब दिया। अरे तुमने मार्सिला को मारा है और मार्सिला मार नहीं सकती। तुम मार्सिला के मोहसिन हो और तुम कहाँ, अब मार्सिला कहाँ जाए, आहर कहाँ जाए? मार्सिला ने बुरी तरह से चीखते हुए कहा। दूसरे लम्हे वो यकलहत अपनी जगह से उछली और इमरान को उछल कर पुश के बल गिरना पड़ा। मार्सिला ने इंतहाई माहिराना अंदाज में इमरान के सीने पर फ्लाइंग किक लगाई थी। उसकी किक में इस कदर ताकत थी कि इमरान जैसा आदमी भी गिरने पर मजबूर हो गया। अरे मैंने मोहसिन को गिरा दिया, अरे वेरी बैड, वेरी बैड। मार्सिला ने किक मारकर कलाबाजी खाते हुए सीधे होकर कहा। इमरान इस बार बड़े गुस्सीले अंदाज में उठा, लेकिन दूसरे लम्हे उसकी आंखें एक बार फिर फैलती गईं जब मार्सिला ने जुबान ज़मीन से एक बार फिर टकरा कर हिचकियाँ ले लेकर रोना शुरू कर दिया। रोते हुए वो बिल्कुल ही मासूम बच्ची नजर आ रही थी। तो मुझसे भी अकल में ये 2 कदम आगे नजर आती हो, इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा। मुझे माफ़ कर दो, मार्सिला ने उठकर बाकायदा हाथ जोड़ते हुए कहा। अगर ना करूँ तो? इमरान ने उसीले लहजे में कहा। कैसे ना करोगे? तुम्हारी ये जुर्रत कि मार्सिला तुमसे माफ़ी मांगी और तुम माफ़ ना करो? तुमने ऐसी बात की ही कैसे? मार्सिला को मूड यकलहत बदल गया और फिर वो भपरे हुए लहजे में इमरान की तरफ बढ़ी। उसका अंदाज जारहाना था, लेकिन इमरान अपनी जगह खामोश खड़ा रहा। नहीं करोगे माफ़? नहीं। और दूसरे लम्हे मार्सिला ने यकलहत उछलकर बिजली की सी तेज़ी से इमरान की पसलियों पर लात मारने की कोशिश की, लेकिन दूसरे लम्हे वो बुरी तरह चीखती हुई फिजा में उछली और फिर मुंह के बल घास पर जा गिरी। इमरान ने उसके उछलते ही हाथ लहराया और एक ज़ोरदार ज़रब मार्सिला के झुके हुए पेट पर पड़ी। मार्सिला उछलकर गिरने पर मजबूर हो गई। आहा, तुमने फिर मार्सिला पर हाथ उठाया? अब तुम्हारी मौत यकीनी हो गई है। अब देवताओं का हुक्म सादिर होगा। अब मार्सिला मजबूर है। मार्सिला ने उठकर खड़े होते हुए कहा और दूसरे लम्हे उसने तेजी से अपनी आस्तीन को झटका दिया तो एक पतली धार का इंतहाई तेज खंजर उसके हाथ में चमकता नजर आया। मार्सिला का चेहरा ऐसे हो गया जैसे वो इस दुनिया के मखलूक ही ना हो। होश में आ जाओ वरना, इमरान ने घबराते हुए कहा, लेकिन उसके साथ ही उसे इंतहाई तेज रफ्तारी से उछलकर एक तरफ हटना पड़ा, क्योंकि मार्सिला ने वाकई इंतहाई महारत से वो तेज धार हंजर उसके सीने में मार दिया। अगर इमरान को पलक झपकने की भी देर हो जाती तो ये हंजर लाजमन इमरान के सीने में पेवस्त हो जाता। तुम बच गए, इसका मतलब है कि देवताओं को तुम्हारी मौत मंजूर नहीं। ठीक है, आई एम सॉरी। अचानक मार्सिला ने इस तरह मुस्कुराते हुए कहा जैसे वो इमरान की इंतहाई गहरी दोस्त हो। लेकिन देवताओं को तुम्हारी पिटाई ज़रूर मंजूर है, इमरान ने कहा और दूसरे लम्हे उसने उछलकर इंतहाई तेज़ी से मार्सिला की पसलियों में किक जमा दी और मार्सिला बुरी तरह से चीखती हुई पहलू के बल घास पर जा गिरी। लेकिन दूसरे लम्हे वो तड़प कर सीधी हुई और उसने बर्क रफ्तारी से जंप लगाया और इस बार इमरान उसके दाव से ना बच सका और मार्सिला फिजा में किसी लट्टू की तरह घूमती हुई पूरी कुव्वत से इमरान से टकराई। लेकिन इमरान ने लड़खड़ाने और गिरने की बजाय यकलहत दोनों हाथों से उसे फिजा में उछाला और उसके साथ उसका बाजू तेजी से घुमा और नीचे गिरती हुई मार्सिला की कनपटी पर एक जोरदार ज़रब लगी। मार्सिला के हलक से एक चीख निकली और वो घास पर गिरकर साकत हो गई। अजीब मुसीबत से पाला पड़ गया है, किसी तरह होश में नहीं आ रही, इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा। उसी लम्हे उसे अपनी कार वापस आती दिखाई दी। धड़ाधड़ जलते हुए मकान से निकलने वाले शोले अब मध्यम पड़ गए थे। वो कार इमरान के करीब आकर रुकी। इसे उठाकर राना हाउस ले चलो, इमरान ने जवाना से कहा और जवाना सर हिलाता हुआ मार्सिला की तरफ बढ़ा। उसने घास पर बेहोश पड़ी मार्सिला को उठाकर कार की पिछली सीट पर डाल दिया और खुद उसके साथ ही बैठ गया, जबकि इमरान जोसेफ के साथ बैठ गया।
किसी अस्पताल में छोड़ के आए हो इसके ओ पापा को? इमरान ने कार के आगे बढ़ते ही पूछा। जनरल अस्पताल में। वहाँ सर रहमान का नाम लेना पड़ा तभी हमारी जान छूटी, वरना वो हमें वापस ही ना आने दे रहे थे। जोसेफ ने कहा, अरे मुझे दानिश मंजिल उतार कर तुम राना हाउस चले जाओ और इस लड़की का खास ख्याल रखना। यहाँ से खतरनाक है। इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। लड़की खतरनाक है? ये क्या कह रहे हैं आप? पिछली सीट पर बैठे हुए जवाना ने इंतहाई हैरत भरे अंदाज में कहा, अगर होश में आने के बावजूद उसकी मौजूदा कैफियत दूर ना हुई तो तुम्हें खुद ही पता लग जाएगा। बहरहाल मोहतात रहना, और जब तक मैं ना कहूँ इसे किसी सूरत भी राना हाउस से बाहर नहीं आना चाहिए। इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। फिर दानिश मंजिल पहुंचने तक खामोशी रही। दानिश मंजिल के गेट पर इमरान कार से उतरा और जोसेफ ने कार आगे बढ़ा दी। थोड़ी देर बाद इमरान ऑपरेशन रूम में दाखिल हो रहा था। आप आज कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही संजीदा नजर आ रहे हैं हैरियत। ऑपरेशन रूम में बैठते हुए ब्लैक जीरो ने मुस्कुराकर पूछा। मुझे जूलिया का मुस्तकबिल खतरे में नजर आ रहा है। इमरान ने कुर्सी पर बैठते हुए इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। अभी बताता हूँ, ज़रा फ़ोन कर लूँ। इमरान ने कहा और रिसीवर उठाकर उसने तेज़ी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। ब्लैक जीरो होन बींचे खामोश हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात नुमाया थे। यह सिविल अस्पताल। चंद लम्हों बाद रिसीवर से एक आवाज़ सुनाई दी। असिस्टेंट डायरेक्टर सेंट्रल इंटेलिजेंस सर्जिकल से मिलवाओ। इमरान ने बड़े बावकार लहजे में कहा। और यस सर, होल्ड ऑन करें। दूसरी तरफ से मोदबाना लहजे में कहा गया। और फिर चंद लम्हों बाद एक और आवाज़ सुनाई दी। यस डॉक्टर आजम फ्राम सर्जिकल वार्ड। बोलने वाले का लहजा हासा मोदबाना था। शायद पहले आदमी ने उसे इमरान का ओहदा बता दिया था। डॉक्टर आजम, एक बाहरी जिसामत के बूढ़े आदमी को थोड़ी देर पहले आपके वार्ड में दाखिल कराया गया है। उनकी क्या पोजीशन है? क्या उन्हें होश आ गया है? इमरान ने पूछा। अरे आप सर टाइम के बारे में पूछ रहे हैं। उन्हें तो स्पेशल सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया जा चुका है, सेक्रेटरी वजारत हार्जा के खसूसी हुक्म पर। उन्होंने होश में आते ही सर सुल्तान से बात करने की ख्वाहिश जाहिर की। फिर सर सुल्तान ने उन्हें हुक्म दिया कि उन्हें सर्विसेज अस्पताल पहुंचा दिया जाए। अभी चंद लम्हे पहले एम्बुलेंस उन्हें लेकर गई है। डॉक्टर आजम ने पूरी तफसील बताते हुए कहा। थैंक यू। इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। पहले तो सिर्फ खतरा था, आप समझो बिल्कुल ही तारीख हो गया है जूलिया का मुस्तकबिल। इमरान ने रिसीवर रखकर मुंह बनाते हुए कहा। मैं समझा नहीं जनाब, ये सर टाइम कौन है और उनके अस्पताल पहुंचने से जूलिया के मुस्तकबिल कैसे तारीख हो गया? ब्लैक जीरो ने उलझे हुए लहजे में कहा। वो लाउडर पर इमरान और डॉक्टर आजम के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुन चुका था। ये सर टाइम आसारी कदीमा पर पूरी दुनिया में अथॉरिटी समझे जाते हैं। उन्हें एजाज़ी तौर पर पूरी दुनिया की शोहरियत हासिल है। यह हर मुल्क में उसके शहरी की हैसियत से रह सकते हैं। वैसे उनका असल वतन वेस्टर्न कामन है, लेकिन मुझे ये मालूम ना था कि ये पाकिस्तान में है। इनकी इकलौती लड़की है मार्सिला, जो खुद भी आसारी कदीमा की माहिर समझी जाती है, और वो इस वक्त राना हाउस में मौजूद है। वैसे भी तुम्हारी मुलाकात मार्सिला से नहीं हुई, वरना अब तक तुम भी समझ जाते कि जूलिया का मुस्तकबिल कैसे तारीख हो गया। इमरान ने कहा और ब्लैक जीरो में एहतियात हंस पड़ा। अरे अब मैं अब समझा, क्या वाकई बेहद खूबसूरत है? क्या जूलिया से भी ज़्यादा खूबसूरत? और जूलिया से लाहौला, यानी तुम जूलिया को खूबसूरत समझते हो? यार तुम्हारी बद्दोखी भी अब इंतहा को पहुंच चुकी है। जूलिया को अगर हसीना आलम के मुकाबले में भेजा जाए तो वो लाजमन आखिरी नंबर पर आएगी। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। ये तो आप ज्यादती कर रहे हैं। ब्लैक जीरो ने बावकार एहतजाज करते हुए कहा। ये ज्यादती मैं नहीं कर रहा, बल्कि हसीना आलम का इंतखाब करने वाला पैनल कर रहा है। उन्हें क्या मालूम खूबसूरती किसे कहते हैं? सिर्फ फीता उठाकर कमर नापने से तो खूबसूरती के नंबर तो नहीं दिए जा सकते। हाँ, अलबत्ता तनवीर इस पैनल में शामिल हो तो फिर जूलिया के हसीना आलम बनने में कोई शक नहीं हो सकता। इमरान ने कहा। यानी मतलब ये है कि एक तरफ आप उसे खूबसूरत भी तस्लीम कर रहे हैं और दूसरी तरफ नहीं भी। ये क्या बात हुई? ब्लैक जीरो ने कहा। तुमने लफ्ज़ खूबसूरत इस्तेमाल करके जूलिया की तौहीन की है, लेकिन जूलिया हरगिज़ खूबसूरत नहीं, वो तो खुश शक्ल है और खूब से खुश ज़्यादा मयारी लफ्ज़ है। ये मार्सिला अलबत्ता इस पैनल के आदमियों की ठिकाई करके इनाम जीत लेगी। इमरान ने कहा और ब्लैक जीरो बे एहतियात हंस पड़ा। उसी लम्हे टेलीफोन की घंटी बज उठी और इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। X2। इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। मैं जोसेफ बोल रहा हूँ बॉस, यहाँ आए हैं? दूसरी तरफ से जोसेफ की परेशान सी आवाज़ सुनाई दी। अरे जोसेफ, क्या बात है? तुम्हारी आवाज़ से परेशानी नुमाया हो रही है। इमरान ने चौंक कर असल आवाज़ में पूछा। बॉस, उस लड़की ने तो हमारा नाटका बंद कर दिया है। आप उसे यहाँ से ले जाइए या फिर मैं और जवाना दोनों खुदकुशी कर लेंगे। जोसेफ की आवाज़ सुनाई दी। अरे कार में तो हैरान हो रहे थे कि लड़की और एहतियात। अब क्या हुआ? क्या ज़्यादा चोटें तो नहीं लग गई तुम्हें? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। चोटें? कैसी चोटें बॉस? जोसेफ ने हैरान होकर पूछा। वो मार्शल आर्ट की माहिर है, इसलिए पूछ रहा हूँ। मार्शल आर्ट की माहिर और ये नहीं बॉस। इस प्यारी सी लड़की ने क्या लड़ना है? वो तो जब से होश में आई है बुरी तरह से रोई जा रही है, धाड़े मार मार कर। हमने उसे चुप कराने की बेहद कोशिश की, लेकिन वो किसी तरह चुप ही नहीं हो रही। ओ तो ये बात है।
मैं समझा इसने तुम लोगों की ठिकाई कर दी है। बहरहाल ठीक है, मुझसे बात कराओ फ़ोन पर, मैं उसे बहलाने की कोशिश करता हूँ। गो बच्चों को बहलाने का तजुर्बा तो अभी हुआ नहीं, बहरहाल फिर भी रिहर्सल ही सही, इमरान ने कहा और मेज़ की दूसरी तरफ बैठा हुआ ब्लैक ज़ीरो इमरान के फिक्रे पर बेएहतियात हंस पड़ा। दूसरे लम्हे दूर से किसी की चीखने और रोने की आवाज़ें नज़दीक आती सुनाई दी। मार्सिला वाकई बुरी तरह से रो रही थी। फिर चंद लम्हों बाद उसकी आवाज़ फ़ोन के बिल्कुल करीब से सुनाई दी। हेलो बेबी मार्सिला, देवताओं का हुक्म है कि तुम खामोश हो जाओ, इमरान ने ज़ोर से कहा। वो देवताओं का हुक्म है? अच्छा ठीक है। अचानक मार्सिला की इसबाहट आवाज़ सुनाई दी, ऐसे जैसे वो अब तक बिल्कुल रोई ही ना हो। सर टाइम होश में आ गए हैं, अगर कहो तो तुम्हें उन तक पहुंचा दिया जाए। इमरान ने कहा। सर टाइम? वो कौन है? मार्सिला ने चौंक कर कहा। सर टाइम वो तुम्हारे ओ पापा? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। उसे शायद हाथ में भी ख्याल ना आया कि मार्सिला इस तरह सर टाइम को जानने से इनकार कर देगी। कौन हो पापा? क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं किसी सर टाइम या ओ पापा को नहीं जानती। और ये काले हबशी कौन है? अरे कहीं तो मेरे वो मोहसिन तो नहीं जिससे मुझे आग से बचाया था? मार्सिला बात करते करते अचानक चौंक पड़ी। मेरा नाम मोहसिन नहीं, अली इमरान है। इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। अली इमरान? अच्छा नाम है, बहुत अच्छा नाम है। किसने रखा है ये नाम? मार्सिला ने चौंक कर जवाब देते हुए कहा। तुम्हें पसंद है तो तुम रख लो। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। मार्सिला अली इमरान वाकई बहुत अच्छा नाम है, बहुत बहुत शुक्रिया। मार्सिला अली इमरान वाकई बहुत अच्छा नाम है, बहुत बहुत शुक्रिया, मार्सिला ने कहा और इमरान बेएहतियात अपने सर पर हाथ फेरने लगा। अरे अरे, नाम ही रखना है तो फिर मार्सिला साथ नहीं मिलाना, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। क्यों, इसमें क्या हर्ज है? वैसे तुम अपना नाम अली इमरान मार्सिला रख लो। हाँ ठीक है, वाह क्या खूबसूरत नाम बन गया है। दूसरी तरफ से मार्सिला की आवाज़ के साथ साथ तालियों की भी आवाज़ सुनाई दी और इमरान बेएहतियात हंस पड़ा। क्या वाकई सर टाइम तुम्हारे पापा नहीं है? इमरान ने मौजू बदलने के लिए कहा। सर टाइम? ओ हाँ बिल्कुल है। अरे वो कहाँ पर है? वो तो जख्मी थे। ओ पापा? मार्सिला की दिमागी रो फिर बदल गई। वही तो बता रहा हूँ कि तुम्हारे ओ पापा होश में आ गए हैं और तुम्हें बुला रहे हैं, इमरान ने जान छुड़ाने के अंदाज में कहा। बुला रहे हैं? कैसे बुला रहे हैं? क्यों बुला रहे हैं? अच्छा बुला रहे हैं, ठीक है बुला रहे होंगे, मार्सिला ने बड़बड़ाते हुए कहा। वो तुमसे मिलने के लिए तुम्हें बुला रहे हैं, कह रहे हैं कि देवताओं का हुक्म है, इमरान ने कहा। ओह देवताओं का हुक्म है, अरे ठीक है फिर मुझे मिलना होगा, कहाँ है वो? मार्सिला ने कहा। यह हफ्शी तुम्हें छोड़ आएगा, रिसीवर इसे दो, इमरान ने कहा। वो उसके आप किस पागल को उठा लाए हैं? अरे वो, जोसेफ की फिक्रा मुकम्मल करने से पहले ही उसकी हल्की सी चीख सुनाई दी, साथ ही रिसीवर की मेज़ पर गिरने का धमाका भी सुनाई दिया और इमरान बेएहतियात हंस पड़ा। दूसरे लम्हे मार्सिला की चीख सुनाई दी और फिर खामोशी छा गई। हेलो बॉस, मैं इसे गोली मार दूंगा। चंद लम्हों बाद जोसेफ की गर्राती हुई आवाज़ सुनाई दी। पहले ये बताओ बेहोश हुई है या मर गई है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। पागल बगैर गोली के नहीं मरते, लड़की थी इसलिए मैं लिहाज कर गया, वरना इसने जिस तरह मेरे जबड़े पर पंच रसीद किया है मैं टोटल नाक डाउन कर देता, मगर वो 2 पंजों में ही बेहोश हो गई। जोसेफ ने दांत पीसते हुए कहा। जवाना से कहो उसे स्पेशल सर्विसेज अस्पताल छोड़कर आए, वो वहाँ बता देगा कि ये सर टाइम की लड़की है, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। उसके लबों पर अभी तक मुस्कुराहट फैली हुई थी। ये लड़की तो मुझे वाकई पागल लगती है, ब्लैक ज़ीरो ने तवील सांस लेते हुए कहा। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे जूलिया का मुस्तकबिल तारीख लग रहा है। लड़कियाँ पागल ही अच्छी लगती हैं, वरना यूनिवर्सिटी और कॉलेज की तमाम प्रोफेसर खवातीन अब तक शादीशुदा ना हो चुकी होती। अक्लमंद लड़कियां तो करेला नीम चढ़ा के मसदाक हो जाती हैं और बदकिस्मती से जूलिया अब नीम पर ज़्यादा ऊंची चढ़ती जा रही है, इमरान ने जवाब दिया। ब्लैक ज़ीरो खिलखिलाकर हंस पड़ा। अरे अब समझा आपका मतलब, लेकिन इसका सामना अभी जूलिया से हुआ नहीं, वरना वो इससे भी ज़्यादा पागल नजर आने लगती, ब्लैक ज़ीरो ने जवाब दिया। इमरान बेएहतियात हंस पड़ा। तो फिर करा दिया जाए मुकाबला, क्या ख्याल है? इमरान ने कहा। लेकिन इससे पहले कि ब्लैक ज़ीरो जवाब देता, टेलीफोन की घंटी एक बार फिर बज उठी और इस बार इमरान के इशारे पर ब्लैक ज़ीरो ने रिसीवर उठा लिया। X2, सुल्तान बोल रहा हूँ, इमरान से बात कराओ। दूसरी तरफ से सर सुल्तान की बेहद संजीदा आवाज़ सुनाई दी। जी बात कीजिए, मैं मौजूद हूँ। जी फरमाइए, क्या सर टाइम का दाखिला नहीं हो रहा स्पेशल सर्विसेज अस्पताल में? चिट की ज़रूरत है क्या? इमरान ने रिसीवर हाथ में लेते हुए कहा। तुम्हें कैसे मालूम हुआ सर टाइम के बारे में? सर सुल्तान की हैरत भरी आवाज़ सुनाई दी। मैंने ही उन्हें स्पेशल अस्पताल में भिजवाया था, इमरान ने जवाब दिया। अरे अच्छा, तो तुमने ही उनकी बैंडेज की थी? डॉक्टर हैरान थे कि किसने इनका ऑपरेशन किया। बहरहाल तुम फ़ौरन मेरे पास पहुंचो, सर टाइम के सिलसिले में एक ज़रूरी बात करनी है, फ़ौरन आ जाओ। दूसरी तरफ से सर सुल्तान ने कहा और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। वो रिसीवर रख चुके थे। ये सर टाइम वाला चक्कर गले पड़ता नज़र आ रहा है। मुझे पहले ही शक था, क्योंकि मार्सिला बंदी हुई पाई गई थी और मार्सिला ने अपनी मखसूस ज़हनी कैफियत के दौरान किसी से इंतकाम लेने की बात की थी। बहरहाल ठीक है, मैं सर सुल्तान के पास जा रहा हूँ। तुम ऐसा करो कि सफदर और कैप्टन शील को इस जले हुए मकान की तरफ भिजवा दो, ताकि वो वहाँ जाकर उसकी राख की तलाशी लें। शायद ऐसी कोई चीज़ मिल जाए जो आइंदा हमारे काम आए।
इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कुर्सी से उठते हुए कहा। उस मकान का पूरा पता? ब्लैक जीरो ने मेज पर रखा हुआ कागज़ अपनी तरफ खिसकाते हुए पूछा और इमरान ने उसे उस मकान की तफसील बता दी। सफदर को कह देना कि वो इर्द गिर्द का इलाका भी चेक करे, क्योंकि जाहिर है वो लोग किसी सवारी पर ही आए होंगे, हो सकता है कोई क्लू इसी तरह भी मिल जाए। इमरान ने कहा, फिर तेज तेज कदम उठाता बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। 4 हचरों पर मुश्तमिल काफिला हासी तेज़ रफ्तारी से इंतहाई दुश्वार पहाड़ी इलाके में सफ़र करता हुआ आगे बढ़ा जा रहा था। 3 हचरों पर जोगिया रंग के लंबे लंबे चोगे पहने सर से गिनती 3 अफराद सवार थे, जिनमें से एक अधेड़ उम्र और 2 नौजवान थे, जबकि चौथे हचर पर मुख्तलिफ किस्म का सामान लदा हुआ था और उस चौथे हचर की रस्सी तीसरे हचर से बंधी हुई थी। सबसे आगे वाले हचर पर अधेड़ उम्र पोगी सवार था। उसके चेहरे पर योगियों जैसी मखसूस नरमी की बजाय ज़ेर ज़मीन अफराद के चेहरों पर पाए जाने वाली मखसूस सफाकी और दरिश्तगी के आसार नुमाया थे, जबकि पिछले 2 हचरों पर सवार नौजवान बज़ाहिर सीधे साधे योगी थे, लेकिन वो तीनों ही गैर मुल्की दिखाई दे रहे थे। इंतहाई दुश्वार गुजार पहाड़ी पगडंडी पर, जिसकी दोनों साइडों पर हज़ारों फुट गहरी खाइयाँ थीं, ये काफिला बड़े इत्मीनान भरे अंदाज में चला जा रहा था। एक पहाड़ी पर पहुंचकर काफिला रुक गया और उस अधेड़ उम्र योगी ने हच्चर के साथ लटके हुए चमड़ों के थैलों में हाथ डालकर एक जदीद किस्म की दूरबीन निकाली और उसे आंखों से लगाकर पहाड़ की दूसरी तरफ गहराई का जायजा लेने लगा। फिर उसे दूर गहराई में उठते हुए धुएं की पतली सी नकीर नजर आई तो उसने दूरबीन उस पर फिक्स कर दी। धुआं घने दरख्तों के दरमियान से निकल रहा था। वो चंद लम्हे इस धुएं को गौर से देखता रहा, फिर उसके पतले पतले होंठों पर मायने हेज मुस्कुराहट रेंगने लगी। उसने दूरबीन आंखों से हटाकर वापस थैले में डाली और फिर थैले में से एक छोटा लेकिन इंतहाई जदीद किस्म का ट्रांसमीटर निकाल कर उसके मुख्तलिफ बटन दबाने लगा। हेलो हेलो राज योगी कालिंग, महायोगी ओवर एंड ऑल। इमरान अधेड़ उम्र आदमी ने तेज़ और कहत लहजे में फिक्रा बार बार दोहराना शुरू कर दिया। यस महायोगी अटेंडिंग ओवर। चंद लम्हों बाद एक बारीक मगर चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी। बहुत ऊंची पहाड़ी से मुझे धुएं की लकीर नज़र आ गई है, ओवर। राज योगी ने कहा। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। वहाँ मौजूद स्वरूप तुम्हें मज़ीद गाइड करेगा। मैं उसे तुम्हारी आमद की इत्तला दे देता हूँ, ओवर। महायोगी ने मुतमईन लहजे में जवाब देते हुए कहा। यस बॉस, ओवर। राज योगी ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। ओवर एंड ऑल दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही उसने ट्रांसमीटर ऑफ करके वापस थैली में डाला और मुड़े बगैर उसने अपना हाथ ऊंचा किया तो पीछे खड़े हुए दोनों योगी बिजली की सी तेज़ रफ्तारी से हचरों से नीचे उतरे और आगे बढ़कर राज योगी के सामने मोदबाना अंदाज में खड़े हो गए। मशीन गने हाथों में ले लो, अपने हचरों को मेरे हचर के साथ बांध दो और तुम दोनों नीचे उतर कर चेक करो कि क्या वाकई ये धुआं सफ़ेद मंदिर से ही निकल रहा है। अगर ऐसा है तो तुम में से एक वापस आएगा और दूसरा उस वक्त तक वहीं छुपा रहेगा जब तक मैं उसे काशिन ना दूँ। हमें हर कदम पर मोहतात रहना होगा। राजयोगी ने बड़े तहकुमाना अंदाज में दोनों नौजवानों को हिदायत देते हुए कहा। हुक्म की तामील होगी बॉस। और फिर वो दोनों बिजली की सी तेज़ी से हरकत में आ गए। उन्होंने राजयोगी के हुक्म की तामील में हचरों के साथ मौजूद बड़े बड़े चमड़े के थैलों से जदीद किस्म की मशीन गनें निकाली। फिर हचरों की रस्सियाँ एक दूसरे से बांध कर उन्हें राजयोगी के हचर के साथ बांध दिया। फिर वो किसी फुर्तीले बंदर की तरह मशीन गन संभालते पहाड़ी से नीचे उतरते चले गए, जबकि राजयोगी वहीं चोटी पर ही मौजूद रहा। वो दोनों चंद लम्हों में ही राजयोगी की नज़रों से गायब हो गए। फिर तकरीबन 10 मिनट बाद वो एक योगी वापस ऊपर चढ़ता दिखाई दिया और वो राजयोगी के सामने पहुंचकर मोदबाना अंदाज में झुक गया। ये स्याह मंदिर ही है बॉस, और स्वरूप वहाँ हमारे इंतज़ार में खड़ा है। मैंने अच्छी तरह चेक कर लिया है, टोनी वहीं छुप गया है, आने वाले ने रिपोर्ट देते हुए कहा। स्वरूप ने तो टोनी को नहीं देखा, राजयोगी ने कराहत लहजे में कहा। नो बॉस, हम अलहदा अलहदा गए हैं और स्वरूप ने हम दोनों को नहीं देखा, नौजवान ने जवाब दिया। ठीक है, अब तुम्हारी हचर से कुछ सामान उतार कर टोनी वाले हचर पर बांध दो ताकि स्वरूप ये ना समझे कि हमारा एक आदमी साथ नहीं, और अपने हचर पर सवार हो जाओ। और सुनो, वहाँ तुमने भी इंतहाई मोहतात रहना है, राजयोगी ने कहा। यस बॉस, लेकिन स्वरूप तो हमारा खास आदमी है बॉस। तुम नहीं समझते आर्थर, मुझे इत्तलात मिली है कि स्वरूप काले मंदिर से निकलकर रत्ना पहाड़ी के दामन में चंद मशकूक योगियों से खुफिया मुलाकात की है और उस मुलाकात के बारे में तुम्हें कोई तफसील उसे हेडक्वार्टर को नहीं भेजी। जल्दी करो, हमें मज़ीद देर नहीं होनी चाहिए, राजयोगी ने होंठ काटते हुए कहा। और आर्थर तेज़ी से उसके हुक्म की तामील में मसरूफ़ हो गया। चंद लम्हों बाद हजरों का ये काफ़िला पहाड़ी से नीचे उतरने लगा, लेकिन अब काफ़िले में 2 हजरों पर सामान लदा हुआ था, जबकि 3 के बजाय 2 आदमी हजरों पर सवार थे। पहाड़ी से उतरते हुए हजरों की रफ्तार हासी तेज़ थी। फिर जल्द ही ये काफ़िला उन दरख्तों के दरमियान पहुँच गया जहाँ से धुएँ की लकीर ऊपर जाती दिखाई दे रही थी, और थोड़ी देर बाद पहाड़ी के दामन में घने दरख्तों के दरमियान घिरा हुआ स्याह रंग का मंदिर नज़र आने लगा। ये मंदिर स्याह रंग के पत्थरों से बना हुआ और बेहद कदीम लग रहा था। मंदिर का इलाका खासा वसी था।
मंदिर की मखसूस इमारत के साथ ही एक और छोटी सी इमारत भी मौजूद थी जो पुजारियों की रिहाइश गाह थी, और उसके मेन दरवाजे के सामने का ढेर उम्र योगी खड़ा उन्हें देख रहा था। काफिला जैसे ही मंदिर के करीब पहुंचा, वो नौजवान योगी तेजी से आगे बढ़ा और उसने राज योगी को मोदबाना दांत झुककर सलाम करते हुए उसके हच्चर की रस्सी पकड़ ली। स्वरूप आपको श्याम मंदिर में खुश आमदीद कहता है, नौजवान योगी ने बड़े मोदबाना अंदाज में कहा। महात्मा तुम्हें खुशियां दे स्वरूप, राज योगी ने कहा और हच्चर से नीचे उतर आया। आर्थर भी इसके पीछे ही नीचे उतर आया। आप अंदर तशरीफ लाइए, पुजारी इन हचरों को ले जाएंगे, स्वरूप ने कहा और राज योगी सर हिलाता हुआ उस इमारत की तरफ बढ़ गया, जबकि हच्चर वहीं रुक गए। इमारत अंदर से खासी शानदार थी। ये एक बैरिक नुमा इमारत थी जिसके दरमियान राहदारी और दोनों एतराफ़ में बड़े बड़े कमरे थे। तमाम कमरों के दरवाजे बंद थे। स्वरूप राज योगी और आर्थर को हमरा लिए एक बड़े कमरे में दाखिल हुआ। अंदर कमरा जदीद तहजीब के अंदाज में सजा हुआ था। वहाँ बड़े कीमती सोफ़े और नीचे फर्श पर फैला हुआ ईरानी कालीन नज़र आ रहा था। तशरीफ़ रखिए बॉस, स्वरूप ने मुस्कुराते हुए कदरे बेतकल्लुफ़ी से कहा। शुक्रिया, राज योगी ने कहा और एक सोफे पर बैठ गया, जबकि आर्थर मोदबाना अंदाज में राज योगी के पीछे खड़ा हो गया। सामने वाले सोफे पर स्वरूप बैठ गया। आपके लिए क्या मंगवाऊं? स्वरूप ने मोदबाना लहजे में कहा। विस्की, राज योगी ने मुस्कुराते हुए कहा और उसने चरगे के तस्मे खोलने शुरू कर दिए। मैं हाजिर होता हूँ, स्वरूप ने सर हिलाते हुए कहा और उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। राज योगी ने चोगा उतारकर सोफे पर रख दिया। अब चोगे के नीचे वो चुस्त पतलून और चुस्त जैकेट पहने हुए था और उसने कनपटी पर चुटकी भरी और दूसरे लम्हे एक मखसूस किस्म की झिल्ली उसने सर से उतारकर चोगे के ऊपर फेंक दी। नीचे उसके सुरह रंग के बाल सर के साथ जमे हुए नजर आने लगे। राज योगी ने बालों में हाथ फेरकर उन्हें एडजस्ट किया। तुम्हारे पास रिवॉल्वर है ना? यस बॉस, मैं मोहतात हूँ, आर्थर ने जवाब दिया तो राज योगी ने सर हिला दिया। चंद लम्हों बाद स्वरूप हाथ में एक बड़ी बोतल और एक जाम उठाया अंदर दाखिल हुआ। उसने राज योगी की इस काया पलट पर चौंके बगैर मोदबाना अंदाज में बोतल और जाम राज योगी के सामने रख दिया। राज योगी ने बोतल का ढक्कन खोला और बोतल में मौजूद विस्की से आधा जाम भरकर उसने जाम हाथ में उठा लिया। आपकी अचानक आमद की वजह समझ नहीं सका मैं, स्वरूप ने मोदबाना लहजे में कहा। हेडक्वार्टर को इतला मिली कि तुमने कल रात रत्ना पहाड़ी के दामन में चंद योगियों से मुलाकात की है, क्या ये इतला दुरुस्त है? राज योगी ने शराब का बड़ा सा घूंट लेते हुए सख्त लहजे में कहा। आओ तो ये बात है, मैंने वाकई मुलाकात की है, लेकिन वो दर हकीकत योगी थे और तिब्बत की तरफ से आए थे। वो काफिरस्तान के बड़े मंदिर की ज़ियारत को जा रहे थे। उन्होंने श्याम मंदिर में रिहाइश की इजाज़त मांगी, लेकिन मैंने उन्हें साफ मना कर दिया। स्वरूप ने बड़े मुतमईन अंदाज में जवाब देते हुए कहा। लेकिन तुमने हेडक्वार्टर को इसकी इत्ला नहीं दी? राज योगी का लहजा सख्त हो गया। ये रूटीन की बात थी, इसलिए मैंने उसे कोई अहमियत ना दी, स्वरूप ने जवाब दिया। लेकिन हेडक्वार्टर के इत्ला के मुताबिक ये लोग काफ़ी लंबा चक्कर काट कर वापस आए थे और एक रात मंदिर में रह कर गए हैं। राज योगी का लहजा बेहद सख्त हो गया। नहीं, ये इत्ला गलत है, स्वरूप ने एहतजाज करते हुए कहा। अगर इसका सबूत पेश कर दिया जाए तो? जब ऐसा हुआ ही नहीं तो सबूत कैसे हो सकता है? आप टाइटन से बेशक पूछ लें, स्वरूप ने कहा। देखो स्वरूप, तुम हमारे खास आदमी हो और तुम्हें खास आदमी समझते हुए इस अहम अड्डे का इंचार्ज बनाया गया है। चूँकि मंदिर में योगी आते जाते रहते हैं, ये कोई नई या अनोखी बात नहीं, लेकिन तुमने इत्ला ना देकर हमें चौंका दिया और अब तुम झूठ भी बोल रहे हो। अब भी वक्त है कि साफ और सीधी बात बता दो, राज योगी ने होंठ काटते हुए सर्द लहजे में कहा। आप साफ और सीधी बात सुनना चाहते हैं, ठीक है तो फिर सुन लें, स्वरूप ने कहा। उससे पहले कि उसका फिक्रा मुकम्मल होता, एक साइड से दरवाज़ा खुला और दो आदमी हाथों में मशीन गन्ने उठाए अंदर दाखिल हुए। उनमें से एक ने बिजली की सी तेज़ी से आर्थर की पुश से मशीन गन की नाल लगा दी और दूसरे ने नाल का रुख राज योगी की तरफ कर दिया। यह है साफ और सीधी बात, मिस्टर बर्ट उर्फ राज योगी साहब, स्वरूप ने फातिहाना अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। मतलब ये हुआ कि तुम हेडक्वार्टर से बगावत पर उतर आए हो, किसके तहत काम कर रहे हो? राज योगी ने उसी तरह मुतमईन लहजे में कहा। शोनहार तंजीम को तो तुम जानती होगी, मैं शोनहार में शामिल हो गया हूँ। हमारे मुल्क की दौलत तुम लोग क्यों ले जाओ, हम उसे खुद क्यों ना इस्तेमाल करें? और ये भी सुन लो कि तुम्हारे हेडक्वार्टर पर भी अब तक कब्जा हो चुका होगा, स्वरूप ने कहा। ये तुम्हारी भूल है स्वरूप, तुमने ईगल फाइटर्स को बेवकूफ़ समझ लिया। हालांकि ईगल फाइटर वो तंजीम है जिनकी सलाहियतों का लोहा पूरी दुनिया मानती है, राज योगी ने सर्द लहजे में कहा। अभी तुम शोनहार का लोहा मान लोगे, मुझे हेडक्वार्टर पर कब्जे की इत्ला का इंतज़ार है। उसके बाद तुम्हारी लाशें यहाँ गीदड़ ही खाएंगे। वो इत्ला कभी नहीं आएगी, अलबत्ता तुम्हारी मौत आ चुकी है, क्योंकि तुम्हारे मुतालिक मैंने रेड काशन दे दिया है, राज योगी ने बड़े मुतमईन अंदाज में कहा। फिर इससे पहले कि स्वरूप कोई जवाब देता, कमरा मशीन गनों की तरतराहट और इंसानी चीखों से गूंज उठा। राज योगी तो इत्मीनान से बैठा रहा, लेकिन स्वरूप तड़प कर उठा। उसने चूहे के अंदर हाथ डालने की कोशिश की। कमरे में मौजूद दोनों मशीन गन बरदार चीखते हुए नीचे गिर चुके थे। खबरदार हाथ उठा दो,
एक और दरवाजे से चीखती हुई आवाज़ सुनाई और उसके साथ ही राजयोगी के पीछे खड़े हुए आर्थर ने भी बिजली की सी तेज़ी से रिवाल्वर निकाल लिया। एक और दरवाजे से राजयोगी के साथ ही टोनी हाथ में मशीन गन पकड़े अंदर दाखिल हुआ। स्वरूप ने बेएहतियात दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। उसका दमकता हुआ चेहरा यकलहत बुझ गया। पीछे दीवार की तरफ मुंह करो जल्दी, टोनी ने दहाड़ते हुए लहजे में कहा और स्वरूप ने दीवार की तरफ मुंह किया तो आर्थर बिजली की सी तेज़ी से आगे बढ़ा। उसने इंतहाई बुर्क रफ्तारी से उसकी तलाश लेकर एक पिस्टल निकाल लिया। इसके बाद उसने स्वरूप के दोनों हाथ पीछे करके उनमें क्लिप हथकड़ी डाल दी। स्वरूप ने कोई एहतजाज ना किया, ना ही कोई रद्द अमल जाहिर किया। इसे सोफे पर बिठा दो, और आर्थर ने उसे बाजू से पकड़कर सोफे पर बिठा दिया। स्वरूप के चेहरे पर धुआं सा फैला था। टोनी, तुम इस अलमारी के पीछे छुप जाओ, अभी इसका कोई साथी इत्तला देने आएगा, राजयोगी ने कहा। और टोनी सर हिलाता हुआ अलमारी की तरफ बढ़ गया। आर्थर, तुम इन दोनों की लाशें घसीट कर सोफों के पीछे कर दो और मशीन गन उठाकर अपनी पुश पर छुपा लो, राजयोगी ने आर्थर से कहा। और आर्थर ने पलक झपकने में उसके अहकामात की तामील कर दी। हाँ, अब बोलो स्वरूप, शोनहार तंजीम के मुतालिक तुम तफसीलात बता दो, हो सकता है मैं तुम्हारी जान बख्श दूँ। मुझे अपनी ज़िंदगी से कोई दिलचस्पी नहीं रही। मुझे मालूम न था कि तुम लोग इतनी होशियार साबित होगे, वरना मैं तुम्हें देखते ही गोलियों से उड़ा देता। स्वरूप ने होंठ काटते हुए कहा, तुम शायद अब भी यही समझ रहे हो कि ईगल फाइटर्स को किसी बात का इल्म नहीं। चलो मैं बता देता हूँ कि शोनहार तंजीम के 4 का रुकन जो तुम्हारे पास यहाँ रात रह कर गए थे, उन्हें हमने गिरफ्तार कर लिया। उनसे हमें मालूम हुआ कि शोनहार तंजीम ने तुमसे हेडक्वार्टर की तफसीलात मांगी थी और तुमने वो तफसीलात मुहैया कर दी। लेकिन तुमसे गलती ये हुई कि जिसको तुम हेडक्वार्टर समझ रहे थे वो तो हमारा सिर्फ एक अड्डा है। असल हेडक्वार्टर का तो दुनिया में सिवाय चंद अफराद के किसी और को इल्म ही नहीं। इसलिए उन लोगों की गिरफ्तारी के बाद हमने उनकी जगह अपने आदमी भेज दिए और नतीजा ये हुआ कि शोनहार तंजीम का सरगना रामलाल पकड़ा गया और उसका हेडक्वार्टर जो शेलांग पहाड़ में बनाया गया था उसे तबाह कर दिया गया। और वहाँ से मिलने वाली तफसीलात के मुताबिक शोनहार तंजीम के सारे एजेंट ट्रेस हो गए और उनका खात्मा कर दिया गया। सिर्फ तुम्हारे साथी और तुम रह गए। हमें ये मालूम हो गया कि यहाँ तुम्हारे सिर्फ 3 अफराद हैं, जिनमें से 2 तो मारे गए और तीसरे को सामने ले आने के लिए शोनहार तंजीम की तरफ से विक्ट्री को काल दी जाती होगी और वो तुम्हें विक्ट्री की खबर सुनाएगा और उसे भी धर लिया जाएगा। इस तरह शोनहार तंजीम का हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। बोलो, मैं दुरुस्त कह रहा हूँ ना? राजयोगी ने शराब के घूंट पीटते हुए कहा और स्वरूप तंजी अंदाज में हंस पड़ा। ये तुम्हारी गलत फहमी है मिस्टर बर्ट, तुम शोनहार तंजीम के खात्मा की बात कर रहे हो। शोनहार तंजीम कभी ख़त्म नहीं हो सकती, अलबत्ता तुम्हारा खात्मा करीब है। तुम्हारा क्या ख्याल है, ये शराब जो तुम पी रहे हो ये तुम्हारी दावत है? नहीं, ये जहरीली शराब है और तुम आधी बोतल अपने अंदर उतार चुके हो। सरूप ने तंजी अंदाज में कहा, तुम मुझे यानी रॉबर्ट को खौफजदा करने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा होना नामुमकिन है। मुझे पहले से इसकी उम्मीद थी, इसलिए मैंने अपने मुंह में एंटी पॉइजन कैप्सूल रखे हुए थे। इन कैप्सूलों को निगलने के बाद अब ये शराब कतई बेज़रर हो चुकी है, वरना आधी बोतल तो कजा दूसरे पैक के बाद ही मेरी मौत वाक़या हो जाती। और तुम जिस होनहार तंजीम की बात कर रहे हो कि वो ख़त्म हो नहीं सकती, उसके मुतालिक भी बता दूं कि हमें राल के अड्डे से सर टाइम और उसकी बेटी मार्सिला के मुतालिक भी इतलात मिल गई कि उनके मुरतब करदा रिपोर्ट से हुकूमत को सदाने का इल्म हुआ और शोनहार तंजीम बनाकर उसे हरकत में लाया गया। ये रिपोर्ट अब भी सर टाइम के पास मौजूद है और सर टाइम पाकिशा में है। हमें सर टाइम के मुतालिक अच्छी तरह इल्म है कि वो ऐसी किसी रिपोर्ट को किसी तरह भी किसी भी हुकूमत के हवाले नहीं करते। वो उस लाइन के आदमी नहीं, लेकिन इस रिपोर्ट की मौजूदगी सर टाइम के पास ईगल फाइटर्स के लिए खतरनाक साबित हो सकती थी। इसलिए तुम्हारी इतला के लिए बता दूं कि हमारे आदमी ने सर टाइम से वो रिपोर्ट हासिल करके उन्हें गोली मार दी है और मार्सिला को बांध कर उस मकान को आग लगा दी। वो अब तक जलकर राख हो चुके होंगे। ये भी बता दूं कि हमारी तहकीकात के मुताबिक ये रिपोर्ट हमारे मुल्क के वज़ीर दाखिला श्री रामायण को मिली है और उसने ही रामलल के ज़रिए शोनहार तंजीम खड़ी की थी। श्री रामायण ने यह सब कुछ ज़ाती हैसियत से किया था, क्योंकि वो इस खजाने को खुफिया तौर पर दूसरी हुकूमतों के पास रोक करने का प्रोग्राम बनाए हुए था। उसने हुकूमत को इसकी इतला ना दी थी। शोनहार तंजीम का आइडिया उसका ज़ाती था। रामलल के साथ मिलकर उसने ये चक्कर चलाया था। वो रिपोर्ट भी हमें उससे मिल चुकी है और श्री रामायण एक एक्सीडेंट में हलाक हो चुका है। इसलिए अब बताओ कि क्या शोनहार तंजीम ख़त्म हो गई है या नहीं? राजयोगी ने बड़े तंजी अंदाज में मुस्कुराते हुए पूरी तफसीलात बताई और स्वरूप का चेहरा बुरी तरह से लटक गया। ठीक है, वाकई सब कुछ ख़त्म हो गया। मुझे ये मालूम ना था कि श्री रामायण और रामलल ये सब कुछ ज़ाती तौर पर कर रहे हैं। अगर मालूम हो जाता तो मैं खुद हुकूमत को इतला कर देता। बहरहाल ठीक है, अब तुम मुझे कत्ल कर सकते हो। स्वरूप ने सर झुकाते हुए जवाब दिया। उसे लंबे धमाके से बैरूनी राहदारी का दरवाज़ा खुला और एक नौजवान योगी तेज़ी से अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर बेपनाह जोश था। विक्ट्री बॉस, विक्ट्री, उसने अंदर आते ही चीख कर कहा, लेकिन दूसरे लम्हे वो कमरे का माहौल देखकर ठटक कर रह गया। अच्छा, तो ये भगवान दास तीसरा आदमी था?
राजयोगी ने चौंक कर कहा और उसके साथ ही उसने हाथ उठाया तो कमरा मशीन गन की तड़तड़ाहट के साथ साथ भगवान दास के हलक से निकलने वाली चीखों से गूंज उठा। वो लट्टू की तरह घूमता हुआ फर्श पर गिरा और चंद लम्हे तड़प कर साखत हो गया। सोफे पर बैठे हुए स्वरूप ने होंठ बींच लिए। ओके, अभी से भी खत्म कर दो। राजयोगी ने सर्द लहजे में स्वरूप की तरफ इशारा किया और दूसरे लम्हे आर्थर की मशीन गन चल पड़ी और स्वरूप वहीं बैठे बैठे चलनी हो गया। अलबत्ता उसके हलक से चीख तो क्या, सिसकी तक ना निकली थी। आओ अब अड्डे का राउंड लगा लें, उसके बाद योगी को रिपोर्ट करेंगे, राजयोगी ने इत्मीनान भरे अंदाज में उठते हुए कहा और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया और आर्थर और टोनी मशीन गन उठाए मोदबाना अंदाज में उसके पीछे चल पड़े। आप सर टाइम की बेटी मार्सिला से मिले हैं? इमरान ने मुस्कुराते हुए सर सुल्तान से मुहातिब होकर कहा। वो अभी उनकी रिहाइश गाह पर पहुंचा था। सर टाइम की बेटी मार्सिला? तो क्या वो जिंदा बच गई है? सर टाइम के ख्याल के मुताबिक तो उसे मार दिया गया है। वो अपनी बेटी के लिए बेहद उदास थे और शायद बेटी की मौत की वजह से ही उन्होंने अपना असूल बदल कर हमें वो इतला दी जो शायद वो वैसे कभी ना देते। सर सुल्तान ने चौंक कर कहा। मैंने उसे बचा लिया था लेकिन उसकी जहनी कैफियत दुरुस्त नहीं, शायद शदीद सदमे की वजह से उसका जहन पलट गया है। मैंने उसे सर टाइम के पास भेजा है। मेरा अंदाज़ा है कि बाप से मिलने के बाद उसकी जहनी कैफियत लाजमन बदल जाएगी। बहरहाल क्या इतला मिली है जिस पर आप इतने बेचैन नज़र आ रहे हैं? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ज़ीरो मेटल का नाम सुना है तुमने? सर सुल्तान ने पुरस्कार से अंदाज में आगे की तरफ झुकते हुए कहा। ज़ीरो मेटल? ओ हाँ सुना है, ब्लैक ज़ीरो ने ईजाद की है। क्यों चाहिए आपको? इमरान ने चौंकते हुए कहा। मजाक मत करो। ज़ीरो मेटल इस वक्त दुनिया की सबसे कीमती दहात है। उसकी थोड़ी सी मिकदार भी अगर किसी तरक्की याफ्ता मुल्क को मिल जाए तो वो ज़ीरो हथियार आसानी से तैयार कर सकेगा। और तुम जानते हो कि ज़ीरो हथियार मौजूदा जोहरी हथियारों से करोड़ों गुना ज़्यादा ताकतवर है। उनका कोई तोड़ अभी तक दरियाफ्त नहीं हो सका। सर सुल्तान ने तेज़ लहजे में कहा। लेकिन आप कब से साइंसदान बन गए? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने सरदावर से बात की है, उन्होंने मुझे ये बातें बताई हैं। उन्हीं से मुझे इल्म हुआ कि एक्रीमिया, रोसिया और शोग्रान तीनों मुल्क पूरी दुनिया में उसकी तलाश में सरगर्दा हैं। इस ज़ीरो मेटल की बिल्कुल मामूली सी मकदार तिब्बत की पहाड़ियों में से एक बार एक स्याह को मिली थी जिसने उसे एक्रीमिया तक पहुँचाया। ये चूँकि बिल्कुल नई दहात थी इसलिए एक्रीमिया की साइंसदानों ने इस पर तजुर्बात किए तो उसकी हैरत अंगेज़ सलाहियतों का इल्म हुआ। ये तजुर्बात चूँकि बिल्कुल अनोखे थे इसलिए ये एक कॉन्फ्रेंस में लीक आउट हो गए। इस तरह रोसिया और शोग्रान भी उससे वाकिफ़ हो गए और फिर लीक आउट हो जाने के बाद एक्रीमिया ने भी उसके मुतालिक तजुर्बात को लीक आउट कर दिया। इस तरह पूरी दुनिया के सामने ज़ीरो मेटल की तफसीलात आ गई और मौजूदा दौर को तो जोहरी दौर कहा जाता है, लेकिन साइंसदान ने आइंदा दौर को ज़ीरो दौर करार दिया और फिर पूरी दुनिया में इसकी तलाश शुरू हो गई, ख़ास तौर पर उस इलाके में जहाँ से ये स्याह को मिली थी, लेकिन अब तक उसकी कलील तरीन मिकदार दस्याब नहीं हो सकी। सर सुल्तान ने पुरजोश लहजे में कहा। कमाल है, बगैर पानी पिए आप इस उम्र में भी इसी तरह पुरजोश तकरीर कर सकते हैं। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम इसलिए संजीदा नहीं हो रहे कि तुम्हें मालूम ही नहीं कि यह दहात कसीर मिकदार में दस्तियाब हो चुकी है। सर सुल्तान ने होंठ काटते हुए कहा। और इस दरियाफ्त का सहरा सर टाइम के पास है, यही बात है ना? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं सर टाइम माहिर मादनियात नहीं, वो माहिर आसार कदीमा है। अलबत्ता तिब्बत के दुश्वार गुजार घने जंगलात में सफ़र करते हुए उन्हें एक अहम वाक़या पेश आया। उन्होंने एक योगी आदमी को जंगल में पड़ा पाया जिसे गोलियों से छलनी कर दिया गया था। वो अभी तक जिंदा है। सरटाइन ने उसका इलाज करने की कोशिश की लेकिन वो जाम भर ना हो सका। उस आदमी के थैले से उन्हें एक कागज़ मिला जिसमें इस बात का इशारा मौजूद है कि तिब्बत के दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में किसी जगह ये दहात कसीर मिकदार में दस्तियाब हो चुकी है और एक्रीमा की कोई खुफिया एजेंसी उसे बाकायदा निकाल कर एक्रीमा पहुँचा रही है। उस तंजीम का नाम ईगल फाइटर्स है और ये योगियों के रूप में वहाँ बरा जमान है। इस वक्त पहाड़ी के करीब कोई स्याह मंदिर उनका खास अड्डा है। ये थैला जिसमें से कागज़ मिला था सर टाइम को उस आदमी से दूर एक झाड़ी में पड़ा हुआ मिला। इस कागज़ से ये भी मालूम होता था कि ये शख्स शोग्रानी इंजीनियर था और ये शायद ये रिपोर्ट वो शोग्रान हुकूमत तक पहुंचाना चाहता था कि मशकूक होने की वजह से रास्ते में मारा गया, लेकिन मारने वालों को उसका थैला दस्तियाब ना हो सका। सर टाइम चूँकि बैन अल-अक़वामी शोहरियत रखते हैं इसलिए उन्होंने इस रिपोर्ट को अपने तक महदूद रखा। वो इस लाइन के आदमी ना थे, अलबत्ता उन्होंने इस कागज़ की मदद से अपने तौर पर रिसर्च की ताकि उनकी मौत के बाद जब ये सामने आएगा तो ये भी उनका ही कारनामा समझा जाए। वो जहाँ पाकिशा में अपने ज़ाती मकान में अपनी इकलौती बेटी मार्सिला के साथ रह रहे थे कि अचानक 4 अफराद मकान में दाखिल हुए। उन्होंने सर टाइम से वो रिपोर्ट तलब की और सर टाइम पर तशद्दुद करके उन्होंने उनसे उस रिपोर्ट के मुतालिक उगलवा लिया। इस वक्त मार्सिला घर पर ना थी। रिपोर्ट हासिल करते वक्त मार्सिला आ गई तो उन्होंने भी उसे जख्मी करके बेहोश कर दी। फिर सर टाइम को गोली मारकर मकान को आग लगाकर वो लोग फ़रार हो गए। उसके बाद फिर सर टाइम को अस्पताल में होश आया। चूँकि मेरे पुराने वाकिफ़ थे इसलिए उन्होंने मुझसे बात की। उनका ख्याल था कि उनकी बेटी मार्सिला को भी लाजमन मार दिया गया होगा, इसलिए उन्होंने फ़ैसला किया कि अब ये रिपोर्ट पाकिस्तान हुकूमत के नोटिस में आ जाए। चनाचे उन्होंने इस
इस रिपोर्ट की तफसीलात मुझे बताईं और मैंने सरदावर से जब बात की तो सरदावर ने उसकी अहमियत के मुतालिक मुझे बताया और फिर मुझ पर जोर दिया कि किसी तरह ज़ीरो मेटल की मकदार हासिल कर ली जाए तो पाकिस्तान दिफाई लिहाज से बाकी मुल्कों से बहुत आगे निकल जाएगा। चनाचे मैंने सदर मुमलिकत से बात की, उन्होंने भी इसके हसूल पर आमादगी जाहिर की और फिर मैंने तुम्हें बुला लिया। सर सुल्तान ने तफसील बताते हुए कहा, यानी आपका मतलब है कि सीक्रेट सर्विस जाकर ये दहात ले आए? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ, ये हमारी तरक्की के लिए बेहद ज़रूरी है। सर सुल्तान ने सर हिलाते हुए कहा, लेकिन इस तरह हुकूमत यकीमा हमारी मुखालिफ हो जाएगी। आपने इस पहलू पर सोच लिया है? इमरान ने कहा, मैंने इस पॉइंट पर ना सिर्फ गौर किया बल्कि सदर मुमलिकत से भी इंतहाई तफसीली बातचीत हो चुकी है। तुम सरकारी तौर पर नहीं बल्कि गैर सरकारी तौर पर जाओगे। इस तरह हुकूमत यकीमा को इल्म ना हो सकेगा कि कौन ये दहात ले गया है। सर सुल्तान ने कहा, और अगर मैं इनकार कर दूँ तो? इनकार? मगर क्यों? सर सुल्तान ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, इसलिए कि इस दहात को यहाँ लाने के बाद हमारा मुल्क बैनुल अक़वामी तौर पर तबाहकुन हथियारों की दौड़ में शामिल हो जाएगा और ये कम अज़ कम मेरे नुक्ता निगाह से मुल्क के लिए नुकसानदेह साबित होगा। इमरान ने उसी तरह संजीदा लहजे में कहा, मतलब ये हुआ कि तुम पाकिस्तान को दिफाई तौर पर मजबूत देखना चाहते हो? सर सुल्तान ने बुरी तरह होंठ काटते हुए कहा, चलो ऐसा ही समझ लें। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं ऐसे ही सही, हम ये इतला हुकूमत शोगरान को पहुँचा देते हैं, वो जब ज़ीरो पीस बनाएगा तो फिर हम उससे मांग लेंगे। मुझे यकीन है कि वो हमारी दरख्वास्त कबूल करके हमें एक आध हथियार तो दे ही देगा। सर सुल्तान ने सर्द लहजे में कहा, मांगने का क्या मतलब? आप ये इतला देते हुए इसी तरह से ये शर्त रख लें। इमरान ने जवाब दिया, और अगर बाद में उसने इस शर्त पर अमल दरामद ना किया तो फिर उसलिए मांगने वाला काम ठीक रहेगा। सर सुल्तान ने सर हिलाते हुए कहा, आप तो मांगने का लफ्ज़ इस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे आपने भीख मांगनी हो। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, तो और क्या, ये भीख मांगना ही होगा, मुल्क की बेहतरी के लिए मांग लेंगे। सर सुल्तान ने कहा और इमरान बेएहतियात हंस पड़ा। मैं आपकी रग रग से वाकिफ़ हूँ जनाब, आप मुझे इश्तियाल दिलाना चाहते हैं ताकि मैं इससे चिढ़कर इस मिशन पर नथी हो जाऊँ। इमरान ने हंसते हुए कहा और सर सुल्तान फीकी सी हंसी हंसकर रह गए। तो बताओ मैं और क्या कर सकता हूँ? सर सुल्तान ने मायूस से लहजे में कहा, आप बेफिक्र रहें, ज़ीरो मेटल पाकिस्तान में पहुँचेगा हर सूरत में। आपने जैसे ही मुझे बताया था मैं फ़ैसला कर चुका था, मैं तो बस आपको छेड़ रहा था। अब चाय तो पिलवाइए, आपकी तकरीरें सुन सुनकर मेरे सर में शदीद दर्द शुरू हो गया है। इमरान ने कहा और सर सुल्तान ना सिर्फ हंस पड़े बल्कि उसका चेहरा भी मुसर्रत से खिल उठा। अभी मंगवाता हूँ, सर सुल्तान ने कहा और बेस के किनारे पर नस्ब एक बटन दबा दिया। यस सर। दूसरे ही लम्हे मुलाजिम ने अंदर दाखिल होते हुए कहा, चाय ले आओ। सर सुल्तान ने उससे मुहातिब होकर कहा, साथ कुछ और भी ले आना, बेशक पैसे मेरे नाम पर लिखवा देना। सर सुल्तान हाली चाय पर ही टरहाने के आदी है, इमरान ने मुस्कुराते हुए मुलाजिम से कहा और मुलाजिम सर हिलाता हुआ वापस चला गया। उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी। फिर तुम क्या प्रोग्राम बनाओगे ताकि मैं सदर मुमलिकत को ये खुशखबरी सुना दूँ? सर सुल्तान ने कहा, मुझे सर टाइम से मिलना होगा। सर टाइम का साथ तो नहीं ले जा सकता, अलबत्ता अगर उसकी लड़की मार्सिला की जहनी कैफियत दुरुस्त होगी तो शायद मैं उसे साथ ले जाऊं, क्योंकि वो सर टाइम के साथ मुसलसल रही है, इसलिए वो बेहतरीन गाइड साबित होगी। लेकिन उसको साथ ले जाने या ना ले जाने का इन्हिसार उसकी जहनी कैफियत पर है। इमरान ने कहा, ठीक है, जैसे तुम मुनासिब समझो। बहरहाल ये ज़ीरो मेटल आनी चाहिए, चाहे इसकी कलील मिकदार ही क्यों ना हो, हमारे लिए वही काफ़ी है। मैं सरदावर को कह देता हूँ कि वो उसके इस्तेमाल के लिए ज़रूरी तैयारियाँ शुरू कर दें। सर सुल्तान ने कहा, हाँ ज़रूर कह दें। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और सर सुल्तान ने हंसते हुए टेलीफोन उठा लिया। पहाड़ी पत्थरों से बने हुए वसी और इस कमरे के एक कोने में बड़ी सी मेज़ मौजूद थी, जिसके पीछे एक ऊंची नशीस की रिवाल्विंग कुर्सी पर एक लंबे कद और भारी जिस्म का मालिक अधेड़ उम्र आदमी बैठा हुआ था। उसकी आंखों में सांप की सी चमक थी, चेहरे पर जख्मों के बेशुमार निशानात जगह जगह बिखरे थे। वह इंतहाई मजबूत और सडूल जिस्म का मालिक था। मेज़ की दूसरी तरफ मौजूद कुर्सी पर बर्ट मोदबाना अंदाज में बैठा था। सांप जैसी चमक वाली आंखों वाले के सामने एक कुर्सी रखी हुई थी, जिसके मुताले में वो मसरूफ़ था। कमरे की पिछली दीवार के साथ चार सडूल जिस्मों वाले नौजवान चुस्त लिबास पहने, हाथों में मशीन गन उठाए, बड़े चौकन्ने अंदाज में खड़े थे। कमरे पर गहरा सकूत तारी था। हाँ, इसका मतलब है कि शोनहार तंजीम का मुकम्मल हाथमा हो गया। जख्मों के निशानात वाले ने कहा। इसकी आवाज़ उसके जिस्म और चेहरे की मुनासबत से बेहद बारीक और चीखती हुई थी। यह चीफ बॉस, मुकम्मल तौर पर हाथमा कोई आदमी बाकी नहीं बचा। कुर्सी पर बैठे हुए बर्ट ने बड़े मोदबाना अंदाज में जवाब दिया, और सामने बैठे हुए आदमी ने कोई जवाब देने की बजाय सिर्फ सर हिलाने पर ही इक्तफा किया। बहुत ज़ीरो मेटल की पहली खेप कब तक क्रीमिया रवानगी के लिए तैयार हो जाएगी? चंद लम्हा बाद खामोशी के बाद रॉबर्ट ने पूछा, तुम क्यों पूछ रहे हो? चीफ बॉस ने चौंक कर सीधे होते हुए पूछा, मैं दरअसल कुछ दिनों के लिए क्रीमिया जाना चाहता हूँ। मैंने सोचा कि पहली खेप में ही ले जाऊँ। बर्ट ने जवाब दिया, अरे अच्छा ठीक है, तुम्हें वाकई यहाँ आए काफ़ी मुद्दत हो गई, और वैसे भी अगर तुम ना कहती तो मेरा प्रोग्राम यही था कि तुम्हें ही पहली खेप देकर भेजा जाए।
लेकिन अभी उसकी तैयारी में 2 हफ्ते बाकी हैं। चीफ बॉस ने मुस्कुराते हुए कहा, 2-3 हफ्ते? बर्ट ने मायूसी से जवाब दिया, हाँ, असल बात ये है कि उसकी दस्तयाबी भी बड़ी मुश्किल हो रही है और फिर उसकी सफाई और उसे महफूज करना भी बहुत मुश्किल काम है। यहाँ चूंकि हम जदीद तरीन मशीनरी इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए ऐसा प्रॉब्लम पेश आ रहा है, चीफ बॉस ने कहा। सफाई वहाँ क्रीमिया में हो जाती, बर्ट ने कहा। तुम सिर्फ इंतज़ामी अमूर के इंचार्ज हो बर्ट, तुम्हें तकनीकी मालूमात का इल्म नहीं। 10 टन वजनी पत्थर की तहों में कहीं कहीं उसके चंद ज़र्रात मिल रहे हैं, इसलिए पत्थर को इस तरह काटना पड़ता है कि एक ज़र्रा भी ज़ाया ना हो। फिर दूसरा मसला ये है कि हवा लगते ही ज़रा खौफनाक धमाके से फट जाता है। एक ज़र्रे के फटने से कम से कम 2 पहाड़ियाँ तबाह हो सकती हैं, इसलिए हवा बंद कमरे में से निकाल कर हवा बंद मखसूस दहात की कैप्सूल में उसे महफूज करना पड़ता है, चीफ बॉस ने कहा। लेकिन बॉस, वो स्याह उसे किस तरह साथ ले गया था जिसे हमारी हुकूमत तक उसे पहुँचाया था, बर्ट ने कहा। वो एक दिलचस्प इत्तफाक था। उस स्याह को उसके बारे में कतन मालूम ना था। उसे सियाहत के दौरान एक बूढ़ा योगी मिला जो आखिरी दमों पर था। उस योगी ने उसे एक बड़ा सा हीरा दिया और उसे बताया कि यह हीरा इंतहाई कीमती है। ना जाने कितनी सदियां पहले ये हीरा शेलांग के मंदिर में मौजूद बुद्ध देवता की मुजस्मे की पेशानी में नस्ब था कि उसे चुरा लिया गया और बुद्ध मत के मानने वाले उसे सदियों से उसकी तलाश में सरगर्दा रहे। लेकिन ये हीरा उस बूढ़े योगी को एक ऐसी गार से मिला जो जल्जले की वजह से नमूदार हुई। जल्जले से पहाड़ी का एक हिस्सा टूट गया और ये गार जाहिर हुई। वहाँ और इंसानी ढांचे भी पड़े थे और साथ ही ये हीरा भी। इस योगी का ये ख्याल था कि ये दोनों इंसानी ढांचे उन चोरों के थे जो ये मुकद्दस हीरा चुरा कर ले गए थे। लेकिन बुद्ध देवता का गजब उन पर टूटा और जल्जले की वजह से वो गार बंद हो गया और वो दोनों मर गए। अब उसके जाहिर होने का वक्त आ गया तो उस योगी को ये मिल गया। वो उसे वापस शेलांग मंदिर पहुंचाना चाहता था, लेकिन वो अचानक बीमार हो गया। उसने स्याह से वादा लिया कि वो ये हीरा शेलांग मंदिर पहुंचा दे। स्याह एक्रीमियन था, इससे उसके तकद्दुस से ज़्यादा उसकी कीमत से दिलचस्पी थी। चनाचे बूढ़े योगी के मरते उसने क्रीमिया का रुख किया। वहाँ उसने उस हीरे को खुफिया तौर पर बेचना चाहा और अपने मुल्क की जोहरी दोस्त से उसकी कीमत लगवाई। जोहरी ने उसे जो कीमत बताई उससे स्याह को बेहद मायूसी हुई, क्योंकि जोहरी के कौल के मुताबिक ये हीरा नाकिस था। उसके अंदर स्याह रंग के धब्बे थे जो उससे पहले किसी हीरे में दिखाई ना दिए थे। उस जोहरी का एक साइंसदान दोस्त था, उसने इस साइंसदान से इन अजीब व गरीब धब्बों का जिक्र किया तो उसे हीरा देखने की ख्वाहिश जाहिर की। स्याह की मार्फत जब उसने हीरा देखा तो उसे भी उन धब्बों में दिलचस्पी पैदा हुई। उसने वो हीरा उस स्याह से खरीद लिया। फिर उन धब्बों की वजह मालूम करने के लिए लेबॉर्ट्री में हीरे को काट दिया और ये धब्बे जीरो मेटल के ज़रात की वजह से थे जो उसके अंदर मौजूद थे। चूँकि ये ज़रात बिल्कुल मुनफरिद किस्म के थे, इसलिए साइंसदान ने उन्हें चेक करना शुरू कर दिया और इस तरह अचानक ज़ीरो मेटल दरियाफ्त हो गई। उसके बाद सरकारी तौर पर उस पर मज़ीद तहकीकात की गई तो उसकी खासियतों का इल्म हुआ कि ये मेटल दुनिया की कीमती तरीन दहात है और इससे दुनिया का खौफनाक तरीन और तबाहकुन हथियार तैयार किया जा सकता है। हुकूमत एक्रीमिया ने इसे खुफिया रखने का कोशिश की, लेकिन इस जोहरी की वजह से राज लीक आउट हो गया, क्योंकि उस साइंसदान ने इस जोहरी को बता दिया ताकि उसकी स्याह से मिलकर इस मेटल को मज़ीद तलाश किया जा सके। फिर रोसे और शुगरान को भी इसका इल्म हो गया और इस तरह पूरी दुनिया के सामने ये ज़ीरो मेटल ज़ाहिर हो गई। फिर तीनों हुकूमतों ने इसे तलाश करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। उसका एक ज़रा भी कहीं से दस्तयाब ना हो सका और वो खामोश हो गए। लेकिन इत्तेफाक से हुकूमत एक्रीमिया को यहाँ उसकी मौजूदगी का इल्म हो गया और ये इल्म भी एक खलाई सियारे में नस्ब किए जाने वाले खुफिया आले के ज़रिए से हुआ। चनाचे हुकूमत एक्रीमिया ने खुफिया तौर पर हमें यहाँ भेजा ताकि हम उसे यहाँ से निकाल कर ले जाएं। इस तरह ईगल फाइटर्स यहाँ पहुँच गए, लेकिन हम यहाँ जदीद मशीनरी नहीं ला सकते थे, क्योंकि इस तरह बाकी ममालिक को इल्म हो जाता और फिर सारा काम हाथों से करना पड़ता। अभी तक सिर्फ 2 पत्थर काटे जा सके और शायद ये 5 या 6 ज़रात दस्तयाब हुए हैं। हुकूमत चाहती है कि पूरी पहाड़ी के एक एक पत्थर को चेक किया जाए। चनाचे ये तलाश जारी है, लेकिन अभी तक पहली खेप तैयार नहीं हो सकी जिसमें कम से कम 15 ज़रात होने ज़रूरी है। चीफ बॉस ने पूरी तफसील बताते हुए कहा। अरे फिर तो इसमें ज़्यादा देर भी लग सकती है, बर्ट ने कहा। नहीं, अभी थोड़ी देर पहले मुझे इत्तला मिली है कि ये पत्थर ऐसे दस्तयाब हुए हैं जैसे जिनमें 10 के करीब ज़रात शामिल हैं। इस तरह पहली खेप तैयार हो जाएगी, लेकिन 1-2 हफ्ते तो कम से कम लग ही जाएंगे। वैसे मैंने एक मशीन ऐसी मंगवाई है जो 1-2 रोज़ में पहुंच जाएगी, जिसके ज़रिए इनकी मज़ीद मौजूदगी का पता चल जाएगा। वरना अब तक की रिपोर्ट यही है कि इस पहाड़ी में और ज़रात मौजूद नहीं, लेकिन इस मशीन के ज़रिए हम इर्द गिर्द की पहाड़ियों को भी चेक कर सकेंगे। और अगर मज़ीद दस्तयाबी ना हुई तो फिर यही पहली खेप ही आखिरी साबित होगी और हम सब इकट्ठे ही वापस जाएंगे, चीफ बॉस ने कहा। अरे फिर तो ठीक है, बर्ट ने सर हिलाते हुए कहा। फिर इससे पहले कि मज़ीद बात होती, मेज़ पर रखे हुए एक बड़े से ट्रांसमीटर से टूटू की आवाज़ें निकलने लगी। चीफ बॉस चौंक सीधा हुआ, फिर उसने ट्रांसमीटर के डायल को देखा। अरे ये तो एक्रीमिया से कॉल है, चीफ बॉस ने कहा और हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो कर्नल आर्नल्ड कॉलिंग ओवर, एक भारी आवाज़ सुनाई दी। कर्नल जागोरा अटेंडिंग ओवर, चीफ बॉस ने तहकुमाना लहजे में कहा। कर्नल जागोरा, क्या आपके मिशन के मुतालिक बैनुल-अक़वामी माहिर सारी खदीमा सर टाइम को इल्म है? ओवर। दूसरी तरफ से पूछने वाले का लहजा हासा तलह था। सर टाइम को क्या मतलब? मैं समझा नहीं। ओवर, चीफ बॉस ने हैरत भरे लहजे में कहा। हमें एक अजीब सी खबर मिली है।
सर टाइम और उसकी लड़की पाकिस्तान में मौजूद थे कि उन पर हमला हुआ। सर टाइम को गोली मार दी गई और उनकी लड़की को बांधकर मकान को आग लगा दी गई, लेकिन चंद लोग वहां पहुंच गए और उन्होंने मार्सिला और सर टाइम को बचा लिया। सर टाइम ने अस्पताल पहुंचते ही पाकिस्तान के सेक्रेटरी वजारत हाजा सर सुल्तान को बुलवाकर उनसे मुलाकात की और उसके बाद सर सुल्तान ने वहाँ के साइंसदान सर दावर से बातचीत की और पाकिस्तान के सदर से भी बातचीत की गई। इस बातचीत में जीरो मेटल का जिक्र आया और ना सिर्फ जीरो मेटल का जिक्र आया बल्कि श्याम मंदिर का भी जिक्र आया है। इसके बाद सर सुल्तान ने पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के नुमाइंदा अली इमरान से मुलाकात की और सदर को जो रिपोर्ट सर सुल्तान ने दी है उसके मुताबिक इनकी सरबराही में कोई गैर सरकारी खुफिया मिशन तिब्बत की तरफ रवाना होने का जिक्र आया है। ये इन सारी इतला से यही नतीजा हासिल किया गया है कि सर टाइम को तुम्हारी मिशन का बाखूबी इल्म था और उसने ये इतला पहुंचाई है। क्या आपको इसका इल्म है? ओवर। कर्नल आर्नल्ड ने तफसीलात बताते हुए कहा, अरे ये तो वाकई था, यह मितला है, हमारा तो ख्याल था कि मामला ख़त्म हो गया है। और कर्नल जागोरा ने जवाब में उसे शोनहार तंजीम के बारे में तफसीलात के साथ साथ सर टाइम पर हमले के बारे और रिपोर्ट हासिल करने के बारे में तफसीलात बता दी। इसका मतलब है ये हमला आपके आदमी ने किया था। ओवर। कर्नल आर्नल्ड ने इंतहाई तलह लहजे में कहा, हाँ, मैंने उन्हें रिपोर्ट हासिल करने के लिए भेजा था। हमने तिब्बत के वज़ीर दाखिला से भी रिपोर्ट हासिल कर ली है और शोनहार तंजीम का भी खात्मा कर दिया है और मेरे आदमी ने मुझे ये रिपोर्ट दी है कि सर टाइम और उसकी बेटी जलकर राख हो चुके हैं। ओवर। कर्नल जागोरा ने कहा, अरे आपके आदमी ने बहुत बड़ी हमाकत की है। सर टाइम पर हमला ही करना था तो आप हेडक्वार्टर को रिपोर्ट करते। पाकिस्तान में हमारे एजेंट कसीर तादाद में मौजूद है, वो ये काम आसानी से मुकम्मल कर लेते। अब भी ये रिपोर्ट हमें पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हाउस में मौजूद खुफिया एजेंट ने दी है। आपके आदमी ने हमाकत की कि एक तो उस लड़की मार्सिला को कत्ल नहीं किया, दूसरा उन्होंने हमाकत की कि चेक भी नहीं किया कि क्या वाकई दोनों मर चुके हैं या नहीं। अब आपका मिशन लीक आउट हो गया है, बल्कि अब जीरो मेडल के हसूल के लिए पाकिस्तानी मिशन भी आपके सर पर पहुंच जाएगा। ओवर। कर्नल आर्नल्ड ने कहा, वो हम तक कैसे पहुंच सकता है सर टाइम समेत किसी को भी हमारे हेडक्वार्टर का इल्म नहीं। श्याम मंदिर जिसका हवाला आपने दिया है वो सिर्फ हमारा सप्लाई सेंटर है, हम इस सेंटर को ख़त्म कर देते हैं, बल्कि अगर आप कहें तो हम इस मंदिर को ही साफ़ कर देते हैं। और दूसरी बात यह कि मुझे अभी रिपोर्ट मिली है कि जिस पहाड़ी से जीरो मेटल तलाश की जा रही है उसमें मजीद मेटल की कोई इतला नहीं मिली और मौजूदा काम ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्तों में ख़त्म हो जाएगा। इसलिए अगर आप कहें तो हम मौजूदा काम ख़त्म करके वापस आ जाएँ। इस तरह अगर पाकिस्तानी मिशन आएगा भी सही तो यहाँ टकरे मार मार कर वापस चला जाएगा। ओवर। कर्नल जागोरा ने कहा, लेकिन आपने मजीद चेकिंग के लिए जो मशीन मंगवाई है वो तो यहाँ से रवाना होने वाली है। ओवर। कर्नल आर्नल्ड ने कहा, इस मशीन को आप रोक लीजिए, जब पाकिस्तानी मिशन मायूस होकर वापस चला जाएगा तो हम दोबारा भी काम शुरू कर सकते हैं। कर्नल जागोरा ने कहा, आपके पास कितने आदमी हैं? ओवर। ईगल फाइटर्स की तादाद 5 के करीब है और ये अपने काम के माहिर हैं। हमने शोनहार तंजीम का हादसा मुकम्मल तौर पर सिर्फ 2 रोज़ में कर दिया। ओवर। जागोरा ने कहा, लेकिन पाकिस्तान की जिस टीम के आने का खतरा है वो दुनिया की खतरनाक तरीन टीम है। आप ऐसा करें कि काम को जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश करें, उसके बाद मुकम्मल बैकअप करके वापस आ जाएं। हम इस दौरान पाकिस्तान की उस टीम का रास्ता रोकने की कोशिश करेंगे। मुझे यकीन है कि हम 2 हफ्तों तक उन्हें ज़रूर उलझाएंगे। इस तरह आपका काम मुकम्मल हो जाएगा। ओवर। कर्नल आर्नल्ड ने कहा, ठीक है, जैसे आपका हुक्म। ओवर। कर्नल जागोरा ने सर हिलाते हुए कहा, वैसे इस दौरान आप ईगल फाइटर्स को चौकन्ना रखें। अगर ये टीम वहाँ पहुँच भी जाए तो उसे किसी भी सूरत मरकज़ तक नहीं पहुँचना चाहिए। ओवर। कर्नल आर्नल्ड ने कहा, आप बेफिक्र रहे, मैं तो सिर्फ आपकी तशवीश की वजह से ऐसा कह रहा हूँ, वरना ज़ाती तौर पर मुझे ईगल फाइटर्स पर मुकम्मल एतमाद है। ये टीम यहाँ पहुँचते ही हमारे हाथों ख़त्म हो जाएगी, बशर्ते कि वो यहाँ तक पहुँच भी सकी तो। ओवर। कर्नल जागोरा ने एतमाद भरे लहजे में जवाब देते हुए कहा, ठीक है, हम आपस में रोज़ाना रब्ता रखेंगे ताकि ताज़ा कार्रवाइयों की एक दूसरे को इतला होती रहे। ओवर एंड ऑल। कर्नल आर्नल्ड ने कहा और उसके साथ ही रब्ता ख़त्म हो गया और कर्नल जागोरा ने हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। हाँ, सुन लिया तुमने बट अपने आदमियों का कारनामा? वो बगैर चेक किए कि सर टाइम और उसकी बेटी मरे हैं या नहीं वापिस आ गए। और ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि इस लड़की मार्सिला को सिर्फ बांधा क्यों गया, उसे क्यों ना गोली मार दी गई। चीफ बॉस ने इंतहाई क्रख्त लहजे में कहा, उनसे वाकई हमाकत हुई है, उन्हें इस हमाकत की खौफनाक सज़ा मिलेगी। चीफ बॉस, बर्ट ने खून काटते हुए कहा और उठकर खड़ा हो गया। उनको सज़ा देने के बाद अब तुमने पूरे इलाके की नाकाबंदी करनी है। इंसान तो एक तरफ, बंदर का बच्चा भी तुम्हारी नज़रों से बचकर इस इलाके में दाखिल ना होने पाए। चीफ बॉस ने कहा, यस बॉस, आप बेफिक्र रहें। इससे पहले तो योगियों की काफिले यहाँ से गुजरते रहते थे, लेकिन अब उनका भी खात्मा कर दिया जाएगा। ओवर। बर्ट ने कहा, बिल्कुल, मिशन के हाथ में तक कोई योगी इधर नहीं आना चाहिए और अगर आ भी जाए तो बगैर बात किए गोली मार देना योगियों की ज़िंदगी से ज़्यादा अहम हमारा मिशन है। और सुनो, इस श्याम मंदिर को साफ़ कर दो, हो सकता है कि टीम उस श्याम मंदिर में आए। चीफ बॉस ने कहा, इसे ख़त्म करने से हुकूमत तिब्बत चौंक पड़ेगी, इसलिए अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसे पिकटिंग के लिए इस्तेमाल करूं। अगर यहाँ टीम आई तो मंदिर की वजह से आसानी से पकड़ी जाएगी। बर्ट ने कहा, जो मर्जी आए करो, लेकिन असल मरकज़ तक कोई ना पहुँचे, बस मेरा मकसद यही है। चीफ बॉस ने सर हिलाते हुए कहा, आप कतई बेफिक्र रहे। बर्ट ने कहा और तेज़ कदम उठाता दरवाजे की तरफ बढ़ गया।
पहाड़ी हचड़ों की एक तवील कतार घने जंगल के दरमियान पतली सी लेकिन सांप की तरह बल खाती हुई पगडंडी पर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती जा रही थी। चढ़ाई पर हचड़ों की रफ्तार कम हो जाती मगर इतराई के वक्त उनकी रफ्तार में कदरे इजाफा हो जाता। दोपहर का वक्त होने के बावजूद हर तरफ अंधेरा सा फैला था। यूं लगता था जैसे शाम होने वाली हो। सूरज की रोशनी घने दरख्तों की वजह से बहुत कम अंदर पहुंच रही थी। यह आसाम का वो पहाड़ी इलाका था जिसका सिलसिला ऊपर जाकर तिब्बत से मिल जाता। इस इलाके में ये सफ़र कर रहे थे, इंतहाई दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाका था। जगह जगह गहरी खाइयाँ थी और बाज़ जगह तो ऐसी खतरनाक थी कि अगर हच्चर का पैर ज़रा सा भी फिसल जाए तो हच्चर और उस पर सवार आदमी की एक बोटी भी दस्तियाब न हो सके। ये काफिला 10 हच्चरों पर मुश्तमिल था। उनमें से 8 हच्चरों पर बुद्ध बख्शों सवार था, जबकि 2 हच्चरों पर उनका सामान लदा हुआ था। उन बुद्ध बख्शुओं में 2 औरतें और 6 मर्द थे, जिनमें से 2 लंबे तिरंगे हबशी थे और 4 सरदेशियाई थे। दोनों औरतें अलबत्ता गैर मुल्की थीं। उन सब ने घेरवे रंग के बुद्ध बख्शुओं के मखसूस जुब्बे पहने हुए थे और सिरों पर तकूनी टोपियां थी, जबकि औरतों ने सिरों पर घेरवे रंग के रुमाल बांधे हुए थे। काफिला जैसे एक मोड़ मुड़ा, सामने दरख्तों के दरमियान एक चौबी इमारत नजर आ गई, जिसके दरवाजे पर मिट्टी के तेल के लैंप जल रहे थे और एक तरफ कई हच्चर बंधे हुए थे। काफिला जैसे ही इमारत के करीब पहुंचा, दरवाजे में से एक बड़ी उम्र का बख्शु बाहर निकल आया। उसने आगे बढ़कर प्रणाम किया और वो सब तेजी से हजरों से उतर आए। साहु जी आपको सराय में खुशामदीद कहता है, वैसी शायद आप पहली बार इस तरफ आए हैं। दरवाजे से निकलकर आने वाले बख्शु ने मुस्कुराते हुए सबसे आगे वाले एशियाई नौजवान से कहा, हाँ साहु जी, हम पहली बार इस मुकद्दस सफ़र पर निकले हैं। मेरा नाम शास्त्रु है और ये सब मेरे साथी हैं। हमने तिब्बत से होते हुए लांगसार जाना है। आगे वाले बख्शु ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ, बड़ा तवील सफ़र है आपका। बहरहाल तशरीफ़ लाइए, साहु जी ने कहा। उस दौरान हबशी बख्शियों ने हजरों से सामान उतारकर अपने कांधों पर ला लिया था। ये हजर यहीं छोड़ दे, उन्हें चारा मिल जाएगा, साहु जी ने कहा। फिर वो उन सबको हमरा लिए उस चौबी इमारत में दाखिल हुआ और एक राहदारी से गुजरकर वे काफ़ी बड़े हालनुमा कमरे में पहुंच गए, जिसमें फ़र्श पर उम्दा बिछा हुआ था और एक तरफ आतिशदान में आग जल रही थी, जिसकी वजह से कमरे की फ़िज़ा खासी गर्म और खुशगवार हो गई थी। ये मेरी सराय का सबसे अच्छा कमरा है और इस मौसम में आपका काफ़िला सबसे पहला है। मुझे आपकी खिदमत करके बेहद खुशी होगी, साहु जी ने कहा। लेकिन बाहर हच्चर तो मौजूद है, मैं तो यही समझा था कि और भी लोग यहाँ मौजूद होंगे, शास्त्रों ने कहा। नहीं, वो सराय के हच्चर हैं, ताकि अगर किसी का हच्चर बीमार हो जाए तो उस हच्चर पेश कर दिया जाए। आप लोग आराम करें, मैं आपके लिए खाना पकवाता हूँ, साहु जी ने नर्म लहजे में कहा। फिर तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गया। तुम तो वाकई पूरे बुद्ध बख्शु नजर आ रहे हो, हैरत है मुझे, एक गैर मुल्की लड़की ने बड़े मीठे लहजे में कहा। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि ज़्यादा बेतकल्लुफ़ होने की कोशिश ना किया करो, दूसरी गैर मुल्की औरत ने पहली को बड़े वसीले अंदाज में भड़कते हुए कहा। धीरज धीरज, शांति शांति, बुद्ध बख्शुओं को नरमी से बात करनी चाहिए, शास्त्रों ने हाथ उठाकर उन दोनों को समझाते हुए कहा। अच्छा, तो तुम्हारा मतलब है कि तुम्हें उसकी बातें ज़्यादा पसंद है? मैं इसे गोली मार दूंगी। किसी ख्याल में ना रहना, मैं तो पापा की वजह से तुम्हारे साथ आ गई हूँ, वरना तुम जैसे को तो मैं अपनी जूतियों में बिठाना पसंद नहीं करती। मेरा नाम मार्सिला है, मार्सिला, पहली गैर मुल्की औरत ने भड़कते हुए कहा। और मेरा नाम जूलियाना है, समझी? इस नाम को हमेशा याद रखना। मैं तुम जैसी लड़कियों की 1 मिनट में चटनी बनाकर रख देती हूँ। इसका मतलब है कि अब हम सबको भी अपना अपना तारुफ करवाना चाहिए। तो ठीक है, मेरा नाम अली इमरान है, ये टाइगर है, ये सफदर कैप्टन शील और ये जोसेफ है और ये जवाना। सबके नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि फ़िलहाल ये नाम हम खुद भी भूल चुके हैं, शास्त्रों ने वसीले लहजे में कहा। इसे समझा लो तुम, ये न जाने अपने आप को क्या समझती है, सारे रास्ते मुझे घूरती आई है। अगर मैं चाहती तो एक धक्का देकर इसे 1000 फुट गहराई में फेंक देती, मार्सिला ने इंतहाई तलह लहजे में कहा। हाँ, वहाँ फेंक देती। बस तुम किसी से बेतकल्लुफ़ मत हुआ करो, मुझे तुम जैसी फ्लर्ट लड़कियाँ जहर लगती हैं, जूलियाना ने फट पड़ने वाले लहजे में कहा। उसी लम्हे बाहर से कदमों की आवाज़ उभी तो वो सब खामोश हो गए। आने वाला साहु जी था, उसके पीछे 2 गंजे सिरों वाले बख्शू थे, जिन्होंने अपने सिरों पर बड़े बड़े तबाह पहन रखे थे। इन तबाहों में खाना था जिसकी खुशबू पूरे कमरों में फैल गई। शास्त्रों ने साहु जी का शुक्रिया अदा किया और उनकी वापस जाने के बाद सब खाने में मसरूफ़ हो गए। इसका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं, इसलिए इसे मत कुछ कहा करो, ये मेरी गाइड है, इसलिए हमें इसका ख्याल रखना है। खाना खाते हुए इमरान ने करीब बैठी हुई जूलिया से सरगोशी करते हुए कहा। ओह, दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं, लेकिन ये तो ठीक ठाक लगती है। ये वो पागल नहीं, एक नफ्सियाती मरीज़ है जिसे कोरा कोमो कहते हैं। इसमें इंसान बज़ाहिर बिल्कुल ठीक ठाक लगता है, लेकिन किसी भी लम्हे वो शऊर की बजाय लाशऊर में पहुंच जाता है। फिर उससे ऐसी हरकतें सरजद होने लगती हैं जिन्हें वो शऊरी तौर पर कभी नहीं करता। इमरान ने उसे समझाते हुए कहा। जूलिया ने सर हिला दिया। अब उसके चेहरे पर हमदर्दी के आसार नुमाया हो गए थे। मार्सिला उससे हाथ से फासले पर बैठी खाने में मसरूफ़ थी, इसलिए उनकी सरगोशियाँ ना सुन सकती थी। खाने के बाद वो सब टहलने के लिए उस इमारत से आ गए ताकि खाना हजम हो जाए। ये तजवीज़ इमरान की थी। वो दरअसल इस तरह इर्द गिर्द के इलाके को चेक करना चाहता था। रात पड़ चुकी थी, इसलिए हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था।
उन सब के हाथों में केरोसिन लैंप थे। साहू ने रात को बाहर निकलने की मुखालफत की थी क्योंकि रात के वक्त जंगल पे दरिंदे कसरत से घूमते रहते थे, लेकिन इमरान ने उसे ये कहकर खामोश करा दिया कि अगर वो खाना खाने के बाद कुछ देर ना निकले तो वो बीमार हो जाएंगे। इस पर शाहू ने उन्हें ताकीद ज़रूर की थी कि वो ज़्यादा दूर ना जाएं। तुम जूलिया की बातों का बुरा ना मनाया करो, उसका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं। एक मौका पर अकेले होते इमरान ने मार्सिला से सरगोशी करते हुए कहा, अच्छा वो कैसे? बज़ाहिर तो ठीक लगती है, लगता है तुम्हें तुम्हारा आशिक है। मार्सिला ने होंठ चबाते हुए कहा, ये मेरी आशिक नहीं बल्कि मेरी उस्तानी है। मैंने इसी से आर्ट सीखा है। मार्शल आर्ट में उसने बाचान गोल्डन बेल्ट हासिल की हुई है। अलबत्ता उसके महबूब ने उसे बेवफाई की तो उसने अपने महबूब की इस कदर पिटाई की कि उसके जिस्म की तमाम हड्डियाँ टूट गई और वो मर गया। इस बात का उसके दिमाग पर असर हो गया। अब ये किसी औरत का किसी मर्द से नर्म लहजे में बात करना बर्दाश्त नहीं करती। इमरान ने उसे समझाते हुए कहा, गोल्डन बेल्ट वो क्या होती है? मैंने तो ऐसी किसी बेल्ट का नाम ही नहीं सुना। मार्सिला ने हैरान होते हुए कहा, ये मार्शल आर्ट के सिर्फ मुकद्दस उस्तादों को दी जाती है जो मार्शल आर्ट में देवताओं का दर्जा हासिल कर लेते हैं। इसे खुफिया रखा जाता है। पूरी दुनिया में सिर्फ 3 गोल्डन बेल्ट्स हैं, 2 तो मर चुके हैं, बस अब यही बाकी रह गई है। इमरान ने उसे समझाते हुए कहा, ओह अच्छा, फिर तो ये वाकई इसी फ़न में बाकमाल होगी। लेकिन ये क्या बात है कि जब भी मैं तुमसे बात करती हूँ ये मुझसे लड़ जाती है, जबकि बाकी किसी से भी जब भी बात करूँ ये परवाह नहीं करती। मार्सिला ने हैरत भरे लहजे में कहा, जिस महबूब की उसने पिटाई की थी उसकी शक्ल मुझसे मिलती है। इमरान ने जवाब दिया, ओह फिर तो ये तुम्हारी आशिक हुई। मार्सिला ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं, इसके महबूब की नाक नहीं थी और मेरी नाक है, और ये सिर्फ बेनाक के आदमी को पसंद करती है, इसलिए मुझ पर आशिक नहीं हो सकती। इमरान ने कहा और मार्सिला बेएहतियात हंस पड़ी। अजीब बात है, बहरहाल मुझे उससे हमदर्दी हो गई है, मार्सिला ने कहा और इमरान ने दिल ही दिल में इत्मीनान का तवील सांस लिया, वरना वो सारी रात से यही सोचता आ रहा था कि इन दोनों को कैसे हैंडल करे। वो रास्ता भर एक दूसरे पर बिल्लियों की तरह गर्राती रही थी, इसलिए उसने ये चक्कर चलाया और अब उसे इत्मीनान था कि बाकी रास्ता इत्मीनान से कट जाएगा। फिर उसने वापसी का ऐलान कर दिया और वो सब सिराय की तरफ वापस मुड़ गए। उनके कमरे से बाहर 2 बुद्ध बख्शुओं की तरह खड़े थे। हम आपके मुंतज़िर थे जनाब, क्या आप सोने से पहले कुछ पीना पसंद करेंगे? एक बख्शु ने बड़े मोदबाना अंदाज में इमरान से मुहातिब होकर कहा, अरे नहीं शुक्रिया। इमरान ने जवाब दिया और सर झुकाकर सलाम करते हुए एक तरफ को चले गए और इमरान अपने साथियों समेत इस बड़े कमरे में आ गए और अब वो उनके लिए अपनी अपनी जगह मुंतहिब कर रहे थे। इमरान ने एक नज़र बगौर कमरे में मौजूद सामान को देखा, फिर पैर पसार कर सो गया। चंद लम्हों के बाद उसके हराटे कमरे में गूंज रहे थे, लेकिन उसके हराटे बेचैन करने की बजाय बाकायदा सुरताल में गूंज रहे थे। सबको यूँ महसूस हो रहा था जैसे कोई लोरी दे रहा, और वही हुआ। चंद लम्हों बाद ही कमरे में मौजूद हर शख्स गहरी नींद की वादियों में उतर गया। इमरान के हराटे अचानक आहिस्ता होने लगे और आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगे। इमरान की दोनों आंखें आहिस्ता से खुली और उसे नज़रें घुमाकर इधर उधर का जायज़ा लिया। फिर वो आहिस्ता से सीधा होकर बैठ गया। उसके चेहरे पर हल्की सी चमक मौजूद थी। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा और उसने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला और बाहर झांका। राहदारी खाली पड़ी थी। वो दरवाजे से गुजरकर राहदारी में आ गया और फिर पंजों के बल चलता हुआ आगे बढ़ता चला गया। राहदारी के आहर में घूमकर एक छोटे से खाली कित्ते में आया, जिसकी दूसरी तरफ एक बरामदा और उसके पीछे कमरे बने हुए थे। तमाम कमरों में अंधेरा था, अलबत्ता एक कमरे की दहलीज के सामने रोशनी की हल्की सी किरणें बिल्कुल बाहर निकल रही थी। इमरान इधर उधर देखता हुआ उस खाली जगह को क्रॉस करके उसके आगे बढ़ता गया। उसका रुख उसी कमरे की तरफ था जहाँ से रोशनी छन कर आ रही थी। जैसे जैसे वो नज़दीक होता जा रहा था, उसे कमरे में से किसी की बातें करने की भनभनाती हुई आवाज़ें सुनाई देने लगी। बज़ाहिर तो बख्शुओं का आम सा ग्रुप है, लेकिन हैं सारे नए आदमी, मुख्तलिफ़ कौमियतों के हैं। उनका सरदार एशियाई है। एक आवाज़ उसे वाज़ेह तौर पर सुनाई दी। ये सराय के एक सावजी की आवाज़ थी। हाँ, मैंने उसकी सामान की तलाश ली है, आम सामान है, असलहा वगैरह नहीं। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद सावजी की आवाज़ दोबारा सुनाई दी। उसके खामोश होने पर एक आवाज़ उभरी ज़रूर थी, लेकिन वो इस कदर आहिस्ता थी कि इमरान को वाज़ेह तौर पर सुनाई न दी। मैंने बताया तो है जनाब कि वो आसाम के सिलसिले से गुजरकर ऊपर तिब्बत की तरफ जाने का कह रहे हैं। सावजी ने कदरे ऊंची आवाज़ में कहा। जी हाँ, मेरे ख्याल में तो आम से बख्शू हैं, सावजी कह रहा था। ठीक है जनाब, आप शिंग्यारों को भेज दें ताकि वो हर तरह से तसल्ली हो जाए, सावजी ने कहा और उसके साथ ही ऐसी आवाज़ सुनाई थी जैसे कोई लग्जिश से, जैसे कोई फर्श से उठा हो। इमरान तेज़ी से पीछे हटा और एक सून के पीछे छुप गया। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खुला और सावजी बाहर आया। अब कमरे में मौजूद रोशनी बुझ गई थी। सावजी मुखालिफ सिमत में चलता हुआ आगे बढ़ गया। अलबत्ता उसने जाने से पहले दरवाज़ा बंद करके ना सिर्फ कुंडी लगा दी बल्कि उस पर ताला भी लगा दिया था। जब सावजी बरामदे का मोड़ मुड़कर गायब हो गया तो इमरान उसके पीछे से निकला और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने हाथ में पहनी हुई घड़ी का विंड बटन खींचकर मखसूस अंदाज में घुमाकर खींचा तो एक बारीक सी तार बाहर निकल आई, जिसका एक सिरा ज़रा सा मुड़ा हुआ था। इमरान ने तार का वो सिरा ताले के सुराख में डालकर दाएं बाएं घुमाना शुरू कर दिया।
चंद लम्हों की कोशिश के बाद खटाक की आवाज़ उभरी और उसके साथ ही ताला खुल गया। इमरान ने आहिस्ते से तार वापस विंड बटन के सुराख में डाल दिया और उसे बंद करने के बाद उसने ताला निकाल कर कुंडी खोली और दरवाज़ा खोलकर कमरे के अंदर दाखिल हो गया। ये एक छोटा सा कमरा था जिसमें जानवरों के चारे का ढेर पड़ा था। इमरान दीवार में बने हुए एक ताकचे की तरफ बढ़ा जिसमें एक अध जली मोमबत्ती मौजूद थी और उसके साथ ही माचिस भी रखी हुई थी। इमरान ने माचिस की मदद से मोमबत्ती जलाई तो कमरे में मलजिगी सी रोशनी फैल गई। इमरान ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया और फिर अंदाजे से वो चारे के ढेर के मुखालिफ सिमत वाली दीवार की तरफ बढ़ गया। उसने बाहर से अंदाज़ा लगा लिया था कि साऊजी उसी दीवार के करीब बोल रहा था। उसने दीवार को टटोलना शुरू कर दिया। एक जगह उसे ज़रा सी झरी महसूस हुई। उसने उस जगह पर ज़रा सा दबाव डाला तो दीवार में एक ताकचा सा नमूदार हुआ। दूसरे लम्हे इमरान ताकचे में रखा हुआ जदीद किस्म का वायरलेस फ़ोन देखकर चौंक पड़ा। फ़ोन की साथ बता रही थी कि उसका मरकज़ बहुत दूर नहीं है। इमरान चंद लम्हे गौर से उस फ़ोन को देखता रहा। फिर उसने उसी दीवार पर उभरी हुई जगह को दोबारा दबाया और ताकचा गायब हो गया। इमरान तेज़ी से वापस मुड़ा। उसने फूंक मारकर मोमबत्ती बुझाई, फिर दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। कुंडी लगाकर उसने ताला दोबारा लगाया, फिर पहले की तरह दबे कदमों चलता हुआ वापस अपने कमरे में आ गया। यहाँ सब लोग गहरी नींद सो रहे थे। इमरान चंद लम्हे उन्हें गौर से देखता रहा। मार्सिला और जूलिया एक कोने में अलहदा रही थी जबकि जोसेफ और जवाना एक तरफ थे। बाकी अफराद दरमियान में इकट्ठे सो रहे थे। इमरान दबे कदमों मार्सिला की तरफ बढ़ा और उसने सोई हुई मार्सिला के एक बाजू पकड़कर आहिस्ते से हिलाया तो मार्सिला ने झट से आंखें खोल दी। फिर इमरान को सामने देखकर उसके चेहरे पर बड़ी मीठी सी मुस्कुराहट उभर आई। मेरे साथ आओ, इमरान ने सरगोशी करते हुए कहा और वापस दरवाजे की तरफ मुड़ गया। मार्सिला ने एक नज़र पास सोई हुई जूलिया की तरफ देखा, फिर इमरान के पीछे दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसके चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट रेंग रही थी, जैसे वो सोई हुई जूलिया को कह रही हो कि देखो मैंने इमरान को फतह कर लिया है।